अध्याय 261 मनोर। अर्जुन केवल एक एक करके कोशिश कर सकता था। उनमें से पांचों ने समय समय पर सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ी, जिससे अर्जुन का दिल कांप उठा। अंत में उन्होंने एक लंबी शर्त चुनी, जिससे सभी लोग सबसे अधिक संतुष्ट हुए। यह लंबा गाउन महंगे जिंगलिंग सैटिन से सिल दिया गया है। इसका पूरा शरीर स्याही के काले रंग का है। कॉलर कफ पर गहरे सोने के कंगन की पट्टियां कढ़ाई की गई हैं। लंबी शर्ट, कमर पीछे की ओर, चौड़ा कॉलर, ढीली आस्तीन, चौड़े कंधे। उस कंधे की चौड़ाई निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति नियंत्रित कर सके। केवल मार्शल आर्टिस्ट ही सबसे उपयुक्त थे। इसके अलावा अर्जुन का वर्तमान फिगर पहले से ही बहुत अच्छा था। इस लंबे गाउन को पहनने के बाद वह और भी अधिक सुंदर और ईमानदार लग रहा था। सबकी आंखें चमक उठीं, यहां तक कि नौकरानियों की आंखें भी प्रसन्नता से चमक उठीं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, जियांग यू ने बार बार प्रशंसा की। परिपक्वता खोए बिना सुंदर, लेकिन आत्मविकास के लिए भी उपयुक्त। मुरोंग वांकिंग ने भी आश्चर्य से अर्जुन को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छे कपड़े पहनने के बाद आप अधिक ऊर्जावान दिखेंगे। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन इसे फटा हुआ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हम उन सभी 20 को ले लेंगे। उन्हें पैक कर लो। मुरोंग वांकिंग ने अपना हाथ हिलाया। सभी? अर्जुन ने कहा, क्या एक ही पर्याप्त नहीं है? मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप इसे पूरी ताकत से पहन सकते हैं। भविष्य के बारे में क्या? बकवास बंद करो और इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो आप कह रहे हैं। अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आह, यह नहीं चलेगा, जियांग यू ने जल्दी से कहा, तुम दोनों आज रात प्रेमी के रूप में मुरोंग कबीले के मास्टर से मिलने जा रहे हो। जल्दी करो और पहले से ही प्रशिक्षण ले लो। इतने धर्मी मत बनो। सूर्यास्त, अर्जुन का हाथ पकड़ो। जल्दी करो। शर्मिंदा मत हो। मुरोंग वांकिंग ने काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाई और अंततः लाल चेहरे के साथ अर्जुन को पकड़ लिया। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा था, अत्यंत कठोर, तथा उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक भाव था। तुमने बाघ को कहां पकड़ रखा है? जियांग यू ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। आराम करो, अंतरंग बनो। हाँ, अपने ऊपरी शरीर को सूर्यास्त की ओर झुकाओ। टस्क, क्या तुम और भी गंभीर हो सकते हो? यह सनसेट के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। मेरे लिए कोई गलती मत करना। शुरू में अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति था जो कपड़े चुनते समय शर्मिंदा था, लेकिन अब मुरोंग वांकिंग का चेहरा भी लाल हो गया था। अर्जुन को अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। मुरोंग वांकिंग को शर्मिंदा होते देखना दुर्लभ था, इसलिए उसे बदला लेने वाला माना जा सकता था। उसकी बातें इतनी घुटन भरी लगती हैं। अच्छा तो अच्छा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। शेन लिनहाई ने अपनी ठोड़ी पीठ पर टिकाकर अर्जुन को देखा। यह कहने के बाद सभी ने बार बार अपना सिर हिलाया और कुछ त्रुटि पाई। ठीक है, इसे पहन लो। शेन लिनहाई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी कलाई से साधारण बौद्ध मोतियों की माला निकाली और उन्हें अर्जुन की कलाई पर रख दिया। उन्होंने कहा, यह वही है जो मेरे तीसरे चाचा ने मांगा था जब वे दक्षिण सागर स्वर्गीय आत्मा मंदिर गए थे। मैं इसे अधिक पैसे में नहीं खरीद सकता। जब अर्जुन ने बौद्ध मोतियों की माला पहनी, तभी सभी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आओ, हम अपना व्यवहार जारी रखें। जियांग यू ने अर्जुन के कंधे को धक्का दिया और कहा, जब तुम चलती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। तुम ड्रैगन की तरह चलती हो और बाघ की तरह चलती हो। तुम बहुत मर्दाना हो। बस इतना है कि मैं कुछ नियमों और समारोह की भावना को याद कर रहा हूं। बस थोड़े से अभ्यास से यह सही हो जाएगा। तुम सचमुच चलने का अभ्यास करना चाहते हो? अर्जुन शिकायत करती रही।
अर्जुन को इस समूह के लोगों द्वारा पूरी दोपहर घसीटा गया, तब जाकर वह उन्हें संतुष्ट कर पाया। शाम ढलते ही सभी लोग हावरन संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर लौट आए। मुरोंग कबीले के लोगों ने उन्हें लेने के लिए पहले से ही एक गाड़ी तैयार कर रखी थी। आराम करो, स्वाभाविक रहो, कोई समस्या नहीं है। जियांग यू ने अर्जुन और मुरोंग वांकिंग को गाड़ी में बिठाया और अर्जुन को चिंतित होकर निर्देश दिया। गाड़ी चल पड़ी। कार के अंदर उन दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। अर्जुन को लगा कि माहौल जम गया है। वह इस अजीब माहौल को तोड़ने के लिए कोई विषय खोजना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि मुरोंग वांकिंग अपना सिर नीचे कर रही थी। अर्जुन के दृष्टिकोण से वह उसके गाल पर केवल एक हल्का गड्ढा देख सकती थी। यह गड्ढा सामान्य से बहुत अधिक उथला था। यह डिंपल केवल दो स्थितियों में हो सकता था, एक मुस्कुराना और दूसरा अपने निचले होंठ को जोर से काटना। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जैसे ही उसने मुरोंग वांकिंग का चेहरा देखा, उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसके कंधे थोड़े कांपने लगे। लेकिन अर्जुन ने पहले ही यह साफ साफ देख लिया था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। यह कल्पना करना कठिन था कि मुरोंग कबीले में इस लड़की पर हर दिन किस तरह का दबाव होता था। दबाव इतना ज्यादा था कि उसके लिए अपने जैविक पिता से मिलना भी बहुत दर्दनाक था। अर्जुन ने जो शब्द कहने वाले थे, उन्हें निगल लिया। इसके बजाय उसने एक शानदार मुस्कान दिखाई और स्वाभाविक रूप से मुरोंग वांकिंग के कंधे को गले लगा लिया। उन्होंने इशारे में उससे कहा कि मेरे होते ही आसमान टूट पड़ेगा और मैं उसे उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुरोंग वांकिंग का शरीर अचानक एक पल के लिए अकड़ गया और फिर वह शांत हो गई। यहां तक कि उसके कांपते कंधे भी शांत हो गए। गाड़ी स्थिर और तेजी से चलती रही और जल्द ही एक बड़े मनोर घर में पहुंच गई। यह जागीर हावरन पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर एक हरे पहाड़ की तलहटी में स्थित थी। यह मुरोंग कबीले की संपत्तियों में से एक थी। चलो चले, जियाओ किंग। हम यहां हैं। जियांग नान ने अपना नाम बहुत बदल दिया। मुरोंग वांकिंग ने फुसफुसाते हुए हम कहा और अर्जुन की मदद से गाड़ी से बाहर कूद गया। आज मुरोंग वांकिंग हमेशा की तुलना में अधिक आज्ञाकारी थी। यहां तक कि मुरोंग वांकिंग का बड़ा भाई, जो मनोर के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था, यह दृश्य देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर वह राहत में मुस्कुराया। तीनों एक साथ हवेली में दाखिल हुए। हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए आंगन में कुछ छोटी गाड़ियां खड़ी थीं। जियाओ किंग, अपनी कार ले लो। मैं जियांग नान से बात करूंगा। बड़े भाई मुरोंग वांकिंग ने उसका अभिवादन किया। मुरोंग वांकिंग की चिंतित निगाहों के सामने उसने जियांग नान का कंधा पकड़ा और गाड़ी में चढ़ गया। मेरा नाम मुरोंग झेंग है, उस आदमी ने कहा। मैंने शियाओ किंग को बड़ा होते देखा है। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। यह देखा जा सकता है कि जियो किंग सबसे अधिक शांत और सहज महसूस करती है जब वह आपके साथ होती है। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। मुरोंग झेंग ने अपने हाथ से अर्जुन की कलाई पकड़ ली और गंभीरता से कहा, लिटिल किंग के मजबूत बाहरी रूप और क्षमाशील व्यवहार को मत देखो, लेकिन उसका दिल बहुत नाजुक है। मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगा। अगर कोई उसे चोट पहुंचाता है तो मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? मैं समझ गया, अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो कोई भी उसे चोट पहुंचाना चाहता है, पहले मेरी लाश पर कदम रखे। जब अर्जुन ने यह कहा तो वह वास्तव में गंभीर था, लेकिन यह पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम से नहीं, बल्कि भाईचारे की धार्मिकता से था। मुरोंग झेंग ने अर्जुन के हाव भाव को ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि अर्जुन ने यह बात अपने दिल की गहराई से कही है, तो उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे राहत मिली है कि तुमने यह बात कही। शायद मेरे पिता और मेरे भाई एक दूसरे के लिए जोड़ी बनने में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन मुझे केवल इस बात की परवाह है
कि जियो किंग खुश है या नहीं। जब तक तुम दोनों एक साथ रहने पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तक कितनी कठिनाई है। बड़े भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। धन्यवाद बड़े भाई, अर्जुन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। कुछ सरल वार्तालापों के माध्यम से मुरोंगझेंग ने अर्जुन पर एक उत्कृष्ट छाप छोड़ी। एक बड़े भाई को ऐसा ही दिखना चाहिए। अध्याय 262 आत्मविश्वास। मुरोंगझेंग उन दोनों को मुरोंग वांकिंग के अध्ययन कक्ष में भेज रहा था, तभी उसने कहा, पिताजी अभी अभी आए हैं। वे केवल एक रात रुके और चले गए। शायद वे यहां पारिवारिक व्यवसाय से निपट रहे हैं। वह तुम्हें बाद में बुलाएगा। चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे फोन कर देना। ऐसा कहने के बाद मुरोंगझेंग ने अर्जुन और मुरोंग वांकिंग के हाथों को एक साथ पकड़ लिया और उन्हें कसकर जकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ गया। वे दोनों करीब 2 घंटे तक दरवाजे पर इंतजार करते रहे। जब अर्जुन को लगा कि अध्ययन कक्ष खाली हो सकता है, तो उसने अंदर से खांसी की आवाज सुनी। अंदर आ जाओ, एक मजबूत लेकिन कुछ थकी हुई आवाज गूंजी। अर्जुन और मुरोंग वांकिंग ने दरवाजा खोलने से पहले एक दूसरे को देखा। मुरोंग चोंगशान पूरे मुरोंग कबीले के वर्तमान कुलपति थे और मुरोंग कबीले में दूसरे नंबर के व्यक्ति भी थे। मुरोंग कबीले में नंबर 1 व्यक्ति कबीले का मुखिया नहीं था, बल्कि मुरोंग चोंगशान के पिता मुरोंग वांकिंग के जैविक दादा थे। मैंने सुना है कि मुरोंग दादाजी कभी सेना में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे और वे हाउटियन सम्राट के दाहिने हाथ के आदमियों में से एक थे। जब हाउटियन सम्राट ने हाउटियन साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो मुरोंग दादाजी ने बहुत योगदान दिया। इसके बाद उन्हें सम्राट हाउतियान द्वारा हाउजिंग भेजा गया और वह हमेशा उनके विश्वसनीय सहयोगियों में से एक रहे। हालांकि ओल्ड मास्टर मुरोंग राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाइयों और खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने जल्दी ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पारिवारिक व्यवसाय चलाने के लिए पूर्वी चीन सागर लौट आए। बाद में उन्होंने पूरे परिवार को अपने बेटे मुरोंग चोंगशान को सौंप दिया। मुरोंग चोंगशान को बचपन से ही ओल्ड मास्टर मुरोंग द्वारा कठोर अनुशासन में रखा गया था और उसका स्वभाव भी वैसा ही उग्र था। इस समय मुरोंग चोंगशान डेस्क के पीछे बैठा था, धीरे धीरे अपनी कनपटियां रगड़ रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अर्जुन और बाकी 2 को देखा। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसने अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने अर्जुन और अन्य 2 को बैठने के लिए नहीं कहा। मुरोंग चोंगशान ने राहत की लंबी सांस ली और अर्जुन से कहा, मैं आपकी पहचान पहले से ही अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने लुओफी और सुन चुन से भी आपके बारे में जाना है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। मुरोंग वांकिंग का प्रेमी होने का नाटक करने का मामला आज दोपहर को अचानक हुआ। यह कहा जा सकता है कि अभी आधा दिन भी नहीं बीता था। और सन चुन फॉलन मून सिटी का गैरिसन जनरल था, लुओफी बेजियांग फ्रंटियर डिफेंस सिटी का गैरिसन जनरल था। इतने कम समय में न केवल मुरोंग चोंगशान को पता चला कि उन दोनों ने उसके साथ बातचीत की थी, बल्कि उसने उनसे उसके बारे में भी पता लगा लिया। इससे यह देखा जा सकता था कि मुरोंग कबीले की ऊर्जा कितनी चौंकाने वाली थी। मुरोंग चोंगशान ने टेबल पर हाथ रखकर अर्जुन को गंभीरता से देखा। उन दोनों की राय तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने को तैयार हूं। अन्यथा तुम्हारी हैसियत के कारण तुम अपने जीवनकाल में मेरे जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाओगे। क्या तुम समझती हो? समझ गया। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि मुरोंग चोंगशान कितना घमंडी था। वास्तव में उसके पास घमंडी होने की क्षमता थी। पिताजी, मुरोंग वांकिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उत्सुकता से कहा। मुरोंग चोंगशान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, छोटे किंग, बाहर जाओ। मैं अर्जुन से बात करूंगा। लेकिन मुरोंग वांकिंग ने अपने होंठ काटे। बाहर निकलो। मुरोंग चोंगशान के स्वर में गुस्सा नहीं था,
लेकिन एक निर्विवाद राजसीपन था। मुरोंग वांगकिंग ने अर्जुन को देखा और लाल आंखों से कमरे से बाहर चला गया। बताओ, जब मुरोंग वांगकिंग बाहर चला गया तो मुरोंग चोंगशान के पिछले पैर ने कहा, जियाओकिंग छोड़ने में कितना खर्च आएगा? अगर तुम कीमत पूछो तो मैं वहन कर सकता हूं। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह हंसा। क्या यह इतना क्लिच है? क्या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं? क्या दूसरों को सीधे बोली लगाने के लिए राजी करना आपके महान कुलीन परिवार का काम है? ऐसा लगता था कि दुनिया के अमीर लोगों के पास हर तरह के शौक होते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के बेकार प्रेमी को मनाने की कोशिश की तो वे सभी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे लहजे में बात करते थे। क्या मुझे कुछ और कुत्ते का खून मिल सकता है? मुरोंग चोंगशान को गुस्सा नहीं आया और उसने कहा, यह सामान्य बात है। धन मेरा सबसे बड़ा लाभ है। क्या यह अनुचित है कि मैं अपने लाभ का उपयोग आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करूं? मुझे पता है कि आपके मार्शल कलाकार पैसे को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमारा मुरोंग कबीला भी आत्मा जड़ी बूटियों, औषधीय गोलियों और यहां तक कि मार्शल तकनीकों के व्यापार में शामिल है। मैं आपको ये सब दे सकता हूं। चलो खुलकर बात करते हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो कह दीजिए। मेरी पहचान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, मैं आपको क्यों चुनूं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई हैसियत या पृष्ठभूमि नहीं है, और एक ऐसे दामाद को क्यों छोड़ दूं जिसके पास लगभग सब कुछ है? ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेरी स्थिति के अनुसार मुझे आपके परिवार के आंतरिक मामलों की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपने मुझे खुलकर बोलने दिया है, इसलिए मैं आपको बता दूंगी। मुझे लगता है कि एक पिता के रूप में आपको परिवार बढ़ाने से कहीं अधिक अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मुरोंग चोंगशान अपनी सीट पर पीछे झुक गए और बोले, एक और कारण से यह कथन विश्वसनीय नहीं है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या धन का अंतिम लक्ष्य उसे और उसके परिवार को बेहतर जीवन देना नहीं है? मुरोंग कबीले ने पहले ही इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी भी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों की शादियां बेचने के छोटे से दायरे में हैं? मुरोंग चोंगशान ने हंसते हुए कहा, यह बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए, कारण बदलते हैं। कैसा निर्दयी चरित्र है! यह तो असली बड़ा आदमी है। वह आपको न तो मना करता है और न ही धमकाता है। वह आपके सवालों का जवाब भी नहीं देता। इस तरह की बातचीत सबसे ज्यादा डरावनी होती है। बिना किसी कारण के वह आपको और ज्यादा चुप करा सकता है और ज्यादा दोषी बना सकता है। अंत में आपकी हार ही होगी। अगर आप इस तरह के व्यक्ति को मनाना चाहते हैं तो आप 10,000 कारणों से ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसे प्रभावित करने के लिए असली चिप्स का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराया। उसने लापरवाही से एक कुर्सी खींची और मुरोंग चोंगशान के सामने बैठ गया। मुरोंग चोंगशान ने अर्जुन की अशिष्ट हरकतों को देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। चूंकि आप एक व्यवसायी हैं, तो चलिए हितों के दृष्टिकोण से बात करते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चुनना एक निवेश है। सच बताऊं तो अर्जुन के दिल में भी ढोल बज रहे थे, लेकिन उसने जोर देकर पकड़कर यह नहीं दिखाया। मुरोंग चोंगशान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। आगे बढ़ो। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, एक व्यापारिक परिवार कितना बड़ा होता है? दुनिया में नंबर 1? भले ही मुरोंग कबीला स्वर्ग के नीचे नंबर 1 कबीला बन जाए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक अर्धसंत विशेषज्ञ मुरोंग कबीले को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प है, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? हाँ, जारी रखें। मुरोंग चोंगशान ने कोई टिप्पणी नहीं की। अर्जुन ने कहा, आपने व्यवसाय में इतना निवेश किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप मार्शल आर्ट की दुनिया में भी कुछ पैसा लगाएं। यह एक ऐसी दुनिया है
जहां मार्शल शक्ति सर्वोच्च है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, आप एक शक्तिशाली मार्शल दुश्मन को नहीं मार पाएंगे। यदि आप मुझे चुनते हैं तो यह मार्शल आर्ट में एक निवेश होगा। मैं जो कुछ भी कहता हूं उसे साबित करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से भविष्य में मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति बनूंगा। इतना आत्मविश्वास, मुरोंग चोंगशान अंततः हंसा। अर्जुन ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, आप इतने आश्वस्त हैं। अध्याय 263 जांच। मुझे लगता है, अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, आप आज रात मुझे देखने के लिए इसलिए इच्छुक हैं क्योंकि आपने मार्शल आर्ट में मेरी प्रतिभा पर विचार किया है ना? जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से धीरे धीरे एक वज्रगोल उठा। बिजली का गोला आश्चर्यजनक शक्ति से भरा हुआ कड़क उठा। अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए अर्जुन ने फिर से घूमकर सफेद लौ बिजली की शक्ति जारी की। बिजली की गेंद तुरंत सफेद बिजली की गेंद में बदल गई और गेंद की सतह भी सफेद लपटों से घिर गई। मैंने आपकी प्रतिभा के बारे में पहले ही सुना है, मुरोंग चोंगशान ने संतोष में सिर हिलाया। दुनिया में बिजली के मध्याह्न रेखाएं वास्तव में दुर्लभ हैं, विशेष रूप से स्वर्गीय ग्रेड बिजली के मध्याह्न रेखाएं। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं कि अपनी बेटी की सगाई तुम्हारे साथ करने के कुछ साल बाद तुम किसी विशेषज्ञ के हाथों मारे नहीं जाओगे, जिससे मुझे अपने जीवन के कुछ साल व्यर्थ में बर्बाद करने पड़ेंगे? अर्जुन ने पूछा, क्या इस दुनिया में कोई जोखिम मुक्त निवेश है? भले ही मैं वास्तव में युद्ध में मर जाऊं, लेकिन आपने जो खोया है वह आपकी बेटी की जवानी के केवल कुछ साल हैं। सूर्यास्त अभी भी युवा है। मुझे लगता है कि इस तरह का जोखिम उठाने लायक है। जनरल सुन चुन, जनरल लुओफी और मैंने पहले ही आपके सामने अपनी हिम्मत साबित कर दी है। और अब 12 संयुक्त परीक्षाएं हैं। मैं अपने कार्यों से अपनी ताकत साबित करूंगा। मुरोंग चोंगशान ने हंसते हुए कहा, मैंने काफी युवा लोगों को देखा है, लेकिन मेरे सामने वे सभी मेरे नेतृत्व का पालन करते हैं या सतर्क रहते हैं। तुम बुरे नहीं हो। हालांकि तुम में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन कम से कम तुम डरे हुए नहीं हो। मैं कल जा रहा हूं। पिछले कुछ सालों से लिटिल किंग का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं और तुमने जो कहा वो शेखी बघारना नहीं है। ठीक है, चलो बाहर चलें। अर्जुन ने खड़े होकर मुरोंग चोंगशान को प्रणाम किया। मुझे उम्मीद है कि इस जूनियर ने अभी जो कहा उससे आप प्रभावित नहीं हुए होंगे। अलविदा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर मुरोंग वांकिंग की आंखें लाल थीं। जाहिर है वह चुपचाप रो रही थी। जब उसने अर्जुन को बाहर आते देखा तो उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और घबराकर कहा, कैसा है? क्या मेरे पिता ने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? अर्जुन ने चिंतित होने का नाटक किया और आह भरते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। ये 2 शब्द सुनकर मुरोंग वांकिंग ऐसे स्तब्ध रह गई मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। मुझे डर है। अर्जुन को ने पलटकर हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि आपके पिता सहमत हो गए हैं। आपको दूसरे प्रांतों के अमीर बच्चों से शादी करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुरोंग वांकिंग बहुत देर तक स्तब्ध रही, फिर उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अर्जुन की कमर पर जोर से चुटकी ली। अर्जुन दर्द में मुस्कुराया, आराम से, आराम से। मत भूलना कि तुम एक तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टीवेटर हो। अरे, लानत है, मेरे लिए मांस को चुटकी से काट दो। मुरोंग वांकिंग फूट फूट कर रोने लगी और हंसने लगी। उसने अर्जुन की छाती पर गुलाबी मुट्ठी से मुक्का मारा, मैंने तुम्हें लगभग मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन ने दर्द से अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे और कहा, चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हारी रक्षा करूंगी।
मुरोंग वांकिंग अर्जुन को घूरती रही। अचानक उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन बोलने ही वाला था कि अचानक उसके भंडारण की अंगूठी से हलचल की आवाज आई। हॉकआई, क्या बात है? मुरोंग वांकिंग ने जल्दी से पूछा जब उसने देखा कि अर्जुन की अभिव्यक्ति गलत थी। तुम अकेले ही संप्रदाय में वापस जा सकते हो। मैं जल्दी में हूं और मुझे जाना है, अर्जुन ने समझाया और जल्दी से भाग गया। ओह, मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ी, उसकी नाक थोड़ी नाखुश थी। आकाश में अर्जुन ने अपने युआन क्यू पंख फैलाए और दक्षिण पूर्व की ओर उड़ रहा था। रात में उसने अपनी ईगल आई निकाली। ईगल आई से एक तीखी आवाज आई और फिर उसने किसी को फुसफुसाते हुए सुना। इस बार ऑपरेशन बहुत सफल नहीं रहा। नेचर सेक्ट की सुरक्षा कड़ी है, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल है। एकमात्र मौका अर्जुन का है, जो सन पैलेस में अकेला रहता है। लेकिन वह कल रात असफल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सतर्क होगा। एक और अपरिचित आवाज सुनाई दी। अच्छा, बाकी हत्याएं भी विफल रहीं। एक महिला कहीं से प्रकट हुई और उसने हमारे कई विशेषज्ञों को घायल भी कर दिया। हाँ, यह वही लोग हैं, अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये वही रहस्यमय लोग थे जो बोल रहे थे। जिस महिला के बारे में वे बात कर रहे थे वह स्वप्न तितली होनी चाहिए। हॉकाई सिग्नल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात करने की जगह हाउटियन शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के बाहरी इलाके में होनी चाहिए। यह लाल रेखा से चिह्नित दूसरी जगह थी। बहुत जल्दी ही अर्जुन करीब पहुंच गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह 5 मील दूर एक पहाड़ पर उतरा। वह पहाड़ पर लेट गया और यहां से ऊपर की ओर देखने लगा। उसे सिर्फ जंगल की झाड़ियां दिख रही थीं। वहां आग की हल्की सी लपटें उठ रही थीं, लेकिन वह इतनी दूर थी कि वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी दृष्टि का इस्तेमाल किया और दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछी। उसकी आंखों में बिजली की एक चमक चमक उठी। इस बिजली जैसी चमक ने दूर से धुंधली दृष्टि को तुरंत साफ कर दिया। कैंप फायर के पास लोगों का एक पूरा घेरा था। वे लोग ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके पूरे शरीर ढके हुए थे। वे अपनी त्वचा भी नहीं देख पा रहे थे और उनके चेहरे सफेद घूंघट से ढके हुए थे। अर्जुन ने दूर से देखने के लिए अपनी बिजली जैसी फोटोइलेक्ट्रिक आंखों का इस्तेमाल किया और दुश्मन की गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से नजर रखने के लिए अपनी बाज जैसी आंखों का इस्तेमाल किया। हालांकि उन सफेद वस्त्रधारी लोगों के सफेद वस्त्र बहुत अजीब थे। जब वे अपनी बिजली जैसी आंखों से उन्हें देखते थे तो वे केवल एक धुंधली चमक थे। ऐसा होना चाहिए कि सफेद वस्त्रों में खुद ही अपनी युआन क्यूई को छिपाने का कार्य था। वे अपनी युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को भी छिपाने में सक्षम थे, इसलिए उनके दायरे की ज्यामिति का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इसी समय 5 और लोग आसमान से गिरे। ये 5 लोग काले कपड़े पहने हुए थे और वे सभी कैंप फायर के किनारे खड़े थे। जहां तक सफेद वस्त्र पहने लोगों का सवाल है, वे दूर खड़े थे और स्पष्टतः उनके बीच में 5 काले वस्त्र पहने लोग थे। कैसा है? उस अर्जुन से निपटना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैंने उसकी गहरी नींद का फायदा उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन उसने वास्तव में प्रतिक्रिया की। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप सुनता रहा, लेकिन केवल ईगल आई से आने वाली आवाज से यह पता नहीं चल सका कि कौन बोल रहा था। इसके तुरंत बाद एक और आवाज आई। लगता है कि लीग के खिलाड़ियों की हत्या की योजना अभी तक सफल नहीं हो पाई है। आगे यह आप 5 के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। इस बार चाहे कुछ भी हो, हमें संयुक्त परीक्षा में 12 संप्रदायों के सभी विशेषज्ञों को हराना होगा। हम सभी प्रथम श्रेणी के संप्रदायों को एकीकृत करना चाहते हैं। हम अब और देरी नहीं कर सकते।
हाओरन संप्रदाय को हराना बहुत मुश्किल है। वे मरने के बाद भी हमारे सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। चलो इस बार उन्हें अपनी ताकत दिखा दें। यह सही है। ब्लू टाइड महाद्वीप के 12 संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली शिष्यों को दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने परास्त करने से हाओरान संप्रदाय का मान सम्मान गिर जाएगा। वे 5 लीग खिलाड़ी हैं। अर्जुन चौंक गया। वे 5 टूर्नामेंट में ब्लू टाइड महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों को हराना चाहते थे। इसका मतलब था कि वे 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षाओं में भाग ले रहे थे और दूसरे महाद्वीपों के लोग भी थे। जाहिर है, वे सफेद वस्त्र पहने लोग कुछ उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार होने चाहिए। उनका मिशन 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा के संभावित प्रतियोगियों की हत्या करना था और साथ ही 5 काले वस्त्र पहने लोगों की रक्षा करना भी था। 5 काले वस्त्रधारी लोगों के राज्य सफेद वस्त्रधारी लोगों जितने ऊंचे नहीं थे, लेकिन उनकी हैसियत सफेद वस्त्रधारी लोगों से ज्यादा थी। क्योंकि काले वस्त्रधारी लोग सिर्फ 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के योग्य थे। लेकिन वे कौन थे? वह कैसे चुपके से अंदर आया? तुम्हारा लहजा इतना अहंकारी क्यों है? उनमें से एक ने व्यंग्य किया। हमारे गहन आकाश संप्रदाय और बढ़ते बादल संप्रदाय का उदय पहले से ही एक तथ्य है। हमें कोई नहीं रोक सकता। यह पहला कदम है प्रकृति संप्रदाय का उपयोग करना। दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को यह देखने दे कि उनकी प्रकृति का प्रकृति संप्रदाय हमसे कितनी दूर है। उस समय मार्शल आर्ट की दुनिया में हाओरन संप्रदाय की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। अनगिनत मार्शल आर्ट प्रतिभाएं ब्लू टाइड महाद्वीप से बाहर निकलकर हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय में शामिल हो जाएंगी। एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय? यह निश्चित रूप से हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय का लक्ष्य नहीं है। हमें सबसे मजबूत संप्रदाय बनना होगा। स्वर्ग, रहस्यमय संप्रदाय, ये 3 शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों से लगभग आग की लपटें निकलने लगीं। इन 3 शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक अविस्मरणीय दर्द छोड़ दिया। कोई यहां है? अचानक चील की आंखों से एक आवाज आई। अर्जुन ने जब 3 शब्द गहन आकाश संप्रदाय सुने तो उसकी भावनाओं में बहुत उतार चढ़ाव आया। वह इसे एक बार में दबा नहीं सका, लेकिन वास्तव में उसे 5 मील दूर बैठे विशेषज्ञों ने महसूस कर लिया। चले जाओ! एक जोरदार चीख के बाद अचानक जंगल के बीच से एक तेज तलवार जैसी रोशनी निकली। तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई पलक झपकते ही अर्जुन के सामने आ पहुंची। यह इतनी तेज थी कि जब अर्जुन ने इसे महसूस किया तो तलवार की रोशनी लगभग अर्जुन की नाक की नोक पर जा लगी। अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए देखा कि जंगल का मैदान खाली था। अरे! वे आ रहे हैं! अर्जुन ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। आसमान में पहले से ही एक सफेद लबादा ओढ़े छाया तैर रही थी। अध्याय 264 उन्नति और पीछे हटना 2 कठिनाइयां। इन लोगों की सतर्कता बहुत ज्यादा थी। अर्जुन उनसे 5 मील दूर पहाड़ की चोटी पर था, लेकिन उसकी भावनाएं थोड़ी ज्यादा मजबूत थीं, इसलिए उन्होंने उसे भांप लिया। उसे रोको! उसे भागने मत दो! एक सफेद कपड़े वाला आदमी चिल्लाया। अर्जुन ने तुरंत घटनास्थल से निकलने के लिए फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और फिर एक भनभनाहट के साथ वह युआन क्यूई प्रकाश ढाल से टकरा गया। सफेद कपड़े पहने लोगों ने घेरा बनाकर अर्जुन को घेर लिया। जैसे ही अर्जुन भागने वाला था, उन्होंने एक गोलाकार युआन क्यूई अवरोध बनाया और अर्जुन को अंदर फंसा दिया। शिट! अर्जुन का दिल बैठ गया। अभी अभी हुई टक्कर के बाद उसे युआन क्यूई बैरियर की ताकत का एहसास हो चुका था। इस बात को देखते हुए लगभग 1 दर्जन सफेद कपड़े पहने हुए लोग संभवतः स्वर्गीय युआन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। लगभग 1 दर्जन स्वर्गीय युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई युआन क्यूई लाइट शील्ड का इस्तेमाल तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टिवेटर अर्जुन से निपटने के लिए किया गया था।
बहुत बड़ा उपद्रव करने की बात तो दूर, यह देखा जा सकता था कि वे अर्जुन को कितना महत्व देते थे। सचमुच फंस गया। एक सफेद कपड़े पहने आदमी ने धीरे से प्रकाश अवरोध को पार किया और अंदर घुस गया। उसने हवा में कदम रखा और अर्जुन का सामना किया। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप लोग गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय से हैं? सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा, अपना प्रयास व्यर्थ मत करो। मैं कोई जानकारी नहीं बताऊंगा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपकी घेराबंदी में मैं पहले से ही एक मरणासन व्यक्ति हूं। फिर भी क्या आप अभी भी मुझे यह बताने से इनकार करते हैं कि वास्तव में मुझे किसने मारा? सफेद कपड़े पहने आदमी का चेहरा छाया में अस्पष्ट था, लेकिन उसका स्वर अतुलनीय रूप से दृढ़ था। मत कहो कि तुम मरने वाले व्यक्ति हो। भले ही तुम पहले से ही एक लाश हो, हमसे कुछ भी सुनने में सक्षम होने का सपना मत देखो। मैं एक बार उससे लड़ना चाहता हूं। अर्जुन और सफेद कपड़े वाला आदमी बात कर रहे थे जब 5 काले कपड़े वाले लोगों में से एक अचानक खड़ा हो गया। इस व्यक्ति के पीछे भी युआन क्यू पंख थे, लेकिन यह अर्जुन से अलग था। अर्जुन के पंख युआन क्यूई पंखदार पंख थे, जो देखने में सारस के पंखों की तरह लगते थे तथा बर्फ की तरह सफेद थे। काले कपड़े पहने आदमी के पास कुल 6 युआन क्यू पंखों के 3 जोड़े थे। वे रंग में पारदर्शी थे, किसी खास ड्रैगनफ्लाई के पंखों की तरह। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने काले कपड़े वाले व्यक्ति से कहा, अभी इच्छा शक्ति की लड़ाई का समय नहीं है। 12 संप्रदाय के प्रतियोगी को मारने से 12 संप्रदाय की चैंपियनशिप जीतने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें डर है कि मैं अर्जुन को हरा नहीं पाऊंगा? काले कपड़े वाला आदमी स्पष्ट रूप से सफेद कपड़े वाले आदमी जितना अनुशासित नहीं था, या यूं कहें कि उसका स्वभाव एक मार्शल आर्टिस्ट जैसा था। सफेद कपड़े पहने आदमी ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, हमारा लक्ष्य हाओरान संप्रदाय को बुरी तरह से हराना है, तुम्हें यहां नहीं आने देना है। हाँ, काले कपड़े वाला आदमी मुस्कुराया। मत भूलो, हम 5 लोग इस ऑपरेशन के मुख्य सदस्य हैं। तुम सिर्फ हम 5 लोगों की सेवा कर रहे हो। सफेद कपड़े पहने आदमी का शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह देखा जा सकता था कि वह गुस्से में था, लेकिन एक स्वर्ग मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार के रूप में उसने मूल क्षेत्र में काले कपड़े वाले आदमी के चेहरे का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे अंदर ही अंदर बहस कर रहे थे, अर्जुन ने तुरंत शून्य पत्थर का इस्तेमाल किया। एक फुफकार के साथ उसका शरीर काली बिजली की एक लकीर में बदल गया और तुरंत ही अटूट युआन क्यूई अवरोध को पार कर गया। उसका पूरा शरीर गायब हो गया। इस कदम से वहां उपस्थित सभी सफेद और काले कपड़े वाले लोग हैरान रह गए। सफेद कपड़े वाला आदमी गुस्से में था और काले कपड़े वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर तुम मुझे रोक नहीं रहे होते तो मैं पहले ही अर्जुन को मार चुका होता। काले कपड़े पहने आदमी ने परवाह नहीं की और कहा, जल्दी क्या है? मैं उसे अभी नहीं मार सकता। मैं उसे अखाड़े में भी मार सकता हूं। ऐसा कहने के बाद उसने सोच समझकर अपनी ठुड्डी पकड़ी और कहा, अर्जुन की अजीब हरकत की तकनीक अभी अभी अप्रत्याशित थी। वह वास्तव में दिखाई देने वाली युआन क्यूई प्रकाश ढाल से गुजरने में सक्षम था। क्या यह भागने की तकनीक हो सकती है? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद काले कपड़े वाले आदमी को बचने का कोई तरीका नहीं सूझा। यह इस रूप में था। इस बार अर्जुन का बिजली से बचना 100 मील से अधिक दूर था। वह पहले ही हाओरन संप्रदाय की स्थिति को पार कर चुका था। बाद में उसने भयंकर सिरदर्द को सहन किया और धीरे धीरे चेतना खो दी और जल्दी से हाओरन संप्रदाय में वापस उड़ गया। वह अपने स्वामी शू कयुए को खोजने के लिए सीधे हाओरान महल गया और फिर शू कयुए से उसे एल्डर शी बेहोंग से मिलवाने के लिए कहा। यही हुआ। अर्जुन ने एल्डर शी बेहोंग को एक ही सांस में अपनी खोज के बारे में बताया। बड़े साहब, जल्दी से किसी को उनका पीछा करने के लिए भेजिए, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा।
शी बेहोंग ने अपना सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी होगी। वे सुनियोजित और सतर्क हैं। वे पहले ही भेष बदलकर हाउतियन शहर में छिप गए होंगे। लेकिन आपने जो कहा उसके अनुसार उन्हें ही उस समय जू क्यूई का अपहरण करना चाहिए था। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे संदेह है कि यह गहन आकाश संप्रदाय के नेतृत्व वाली योजना है और उड़ते बादल संप्रदाय द्वारा सहायता प्राप्त है। वास्तव में एल्डर शी बेहोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। गहन आकाश संप्रदाय मूल रूप से 8 महान संप्रदायों में से एक है। उनकी भेड़िया महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं टूटीं। पिछले 2 वर्षों में प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने वास्तव में संप्रदाय का प्रमुख बनने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि चीजें सुचारू रूप से नहीं चली हैं। ऐसा लगता है कि वे इस बार अन्य 6 प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से निपटने के लिए पहल करने के लिए तैयार हैं। हमारा हाओरन संप्रदाय हमेशा से 8 संप्रदायों में सबसे कमजोर रहा है, इसलिए उन्हें हमले का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि वे एक सुपर संप्रदाय बनना चाहते हैं और यहां तक कि हमें अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे हमें हतोत्साहित करने के लिए 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में भाग लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में हाओरन संप्रदाय के शिष्यों को हराने के बाद आप बॉस बन सकते हैं? एल्डर शी बेहोंग ने अपना सिर हिलाया। यह उनकी भव्य योजना का केवल पहला कदम है। पहला कदम ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के दिलों में हमारे हाओरान संप्रदाय की उच्च स्थिति को नष्ट करना है। जब तक यह कदम सफल रहेगा, तब तक स्वर्गीय गहन संप्रदाय द्वारा हम पर एक के बाद एक प्रहार होते रहेंगे और आधे प्रयास में दुगुना परिणाम प्राप्त होगा। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था। एक बार जब प्रकृति का विशाल संप्रदाय पराजित हो गया, तो ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के दिलों में आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब तक प्रकृति संप्रदाय ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय को पराजित कर दिया, तब तक चाहे स्वर्गीय गहन संप्रदाय अफवाह फैलाए या प्रकृति संप्रदाय पर आक्रमण करे, इससे प्रकृति संप्रदाय को कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो फिर चलो जल्दी से भाग लेने वाले शिष्यों को सचेत रहने के लिए कहें, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि उसका विचार अस्थिर था। निश्चित रूप से एल्डर शी बेहोंग ने अपना सिर हिलाया और अस्वीकार कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि हम नहीं जानते कि वे 5 काले कपड़े वाले व्यक्ति कौन हैं। इस समय हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वे हाओरन संप्रदाय के अनुयायियों के वेश में हो सकते हैं या वे बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों के वेश में हो सकते हैं। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, कोई भी उन 5 काले कपड़े वाले लोगों में से एक हो सकता है। वास्तव में गहन आकाश संप्रदाय की शक्तिशाली मार्शल दाओ स्थिति के साथ, भले ही उन्होंने यह मान लिया हो कि जिस व्यक्ति को उन्होंने रिश्वत दी थी वह हांग बिन था, उनके लिए ऐसा करना असंभव नहीं था। क्या होगा अगर यह फेंग झाओ की, लुओ युआन और अन्य में से एक था? कुछ गड़बड़ है। यह संभव नहीं है। अर्जुन ने जोर से अपना सिर हिलाया। असंभव। अध्याय 265 मार्शल स्पिरिट, दाओ हार्ट। अर्जुन ने यह भी सोचा था कि क्या 12 संयुक्त परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए ताकि स्वर्गीय गहन संप्रदाय की चालें विफल हो जाएं। हालांकि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ऐसा करने के परिणाम और भी बुरे थे। इस तरह गहन आकाश संप्रदाय इसे प्रचारित करने में सक्षम होगा। देखो, हाओरन संप्रदाय कितना बेकार है। जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारे गहन आकाश संप्रदाय ने 12 संयुक्त परीक्षाओं में घुसपैठ की है, वे इतने डर गए कि उन्होंने प्रतियोगिता भी रद्द कर दी। यह परिणाम प्रकृति के स्वरूप संप्रदाय की पराजय से भी अधिक भयानक था। 12 संयुक्त परीक्षाओं की सूची में 9 फिरमेंट महाद्वीप से कोई स्वर्गीय गहन संप्रदाय या उड़ते बादल संप्रदाय नहीं थे। यदि वे हाओरन संप्रदाय की महत्वाकांक्षाओं को हराना चाहते थे, तो
तो उन्हें निश्चित रूप से अखाड़े की प्रतियोगिता में अपनी पहचान की घोषणा करनी चाहिए थी। बेशक, प्रकृति संप्रदाय नियमों के अनुसार उन्हें सीधे अयोग्य घोषित कर सकता है। हालांकि, ऐसा करना 12 संयुक्त परीक्षाओं को रद्द करने के समान है। यह सभी को यह संकेत भी देगा कि हमारा प्रकृति संप्रदाय डर गया है और हम लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए, चाहे कुछ भी हो, यह लड़ाई अवश्य लड़ी जाएगी। कोई बात नहीं, एल्डर शी बेहोंग ने जू कयुए को देखा और कहा, कयुए, गुप्त रूप से हाउटियन शहर की खोज करो। अगर तुम उन्हें पा सकते हो, तो यह सबसे अच्छा होगा। अगर तुम उन्हें नहीं पा सकते, तो यह भी स्वर्ग की इच्छा है। चूंकि वे पहले ही आ चुके हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। हम अपने सैनिकों का उपयोग केवल पानी और धरती को ढकने के लिए कर सकते हैं। हाँ, जू कयुए ने सिर हिलाया और एक चमकदार किरण की तरह उड़ गया। जू कयुए के चले जाने के बाद एल्डर शी बेहोंग ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं वह तुम हो। उन्होंने इस बार यहां आने की हिम्मत करने के लिए पर्याप्त तैयारी की होगी। उन्हें हमारे हावरान संप्रदाय के विशेषज्ञों की पूरी तरह से गहरी समझ है। और आप एक उभरते हुए सितारे हैं। आपके बारे में उनकी समझ बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिए। यह भी आपके फायदों में से एक है। चिंता मत करो, एल्डर। भले ही अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी हो, फिर भी वह प्रकृति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। भले ही शी बेहोंग ने कुछ न कहा हो, लेकिन अर्जुन मौके पर डरेगा नहीं। वह पहले गहन आकाश संप्रदाय का सदस्य था, और इस जीवन में गहन आकाश संप्रदाय अर्जुन का नंबर 1 दुश्मन था। अर्जुन, मेरे पीछे आओ, जैसे ही उसने कहा, एल्डर शी बेहोंग ने मुड़कर अपनी ढीली आस्तीन अपनी पीठ के पीछे डाल ली और हाओरान महल के अंदर चला गया। अर्जुन को इसका कारण नहीं पता था, इसलिए वह केवल सम्मानपूर्वक उसके पीछे चल सका। हाओरन का हॉल कई मंजिलों में विभाजित था और बीच में एक विशाल इमारत थी। अर्जुन पर एक बार बुजुर्गों के बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया गया था। हालांकि एल्डर शी बेहोंग और अर्जुन पहले ही इस जगह से गुजर चुके थे और अभी भी गहराई में चल रहे थे। इससे अर्जुन को अपने दिल में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जब वे दोनों हाओरान महल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित अंतिम इमारत में पहुंचे, तो यहां हाओरान संप्रदाय का पैतृक हॉल दिखाई दिया। ऊपर देखा तो मेज पर एक सम्मानित पत्थर की मूर्ति थी। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में सिर्फ एक पट्टिका थी जिस पर स्वर्गीय हृदय लिखा हुआ था। यह स्वर्गीय हृदय कोई नाम नहीं था, बल्कि किसी के जीवन का परिचय था। इसके अलावा कोई और शब्द नहीं था। स्वर्गीय हृदय रैंकिंग के नीचे कुछ पंक्तियां थीं। प्रत्येक पट्टिका पर एक नाम लिखा था, उसके बाद अगली पीढ़ी के बुजुर्गों का नाम लिखा था कि वे किस शिखर से संबंधित थे। अर्जुन, घुटने टेको, बुजुर्ग शी बेहोंग ने कहा। अर्जुन जल्दी से आदरपूर्वक पट्टियों के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। शी बेहोंग ने पट्टिकाओं को देखा और आह भरते हुए कहा, ये वे पूर्वज और नायक हैं जिन्होंने हाओरान संप्रदाय का निर्माण किया। सबसे ऊंची पट्टिका हमारे हाओरान संप्रदाय के प्रथम पीढ़ी के संप्रदाय गुरु की है। वह स्वर्ग में अपना दिल स्थापित करने और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पूरे जीवन में धर्म के मार्ग की रक्षा करता रहा है और देश और लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित और ईमानदार मार्शल कलाकार रहा है। अपनी मृत्यु के बाद भी वह अपना नाम पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह केवल अपनी आत्मा को पीछे छोड़ना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे प्रकृति संप्रदाय के अनुयायी यह याद रखें कि इस दुनिया में न केवल प्रकृति संप्रदाय के पूर्वज हैं, बल्कि मजबूत और धार्मिक हृदय वाले लाखों मार्शल कलाकार भी हैं। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत सदमे में पूर्वज शहीदों की पट्टिकाओं के आगे 3 बार प्रणाम किया। हाओरान संप्रदाय के प्रथम संप्रदाय गुरु का जीवन भव्य और ऊर्जावान रहा होगा, लेकिन एल्डर शी बेहोंग ने उनका वर्णन करने के लिए केवल 2 शब्दों का उपयोग किया।
इन दो वाक्यों ने सीधे तौर पर पहले संप्रदाय के गुरु की मार्शल भावना और उनके दाव हृदय की गहराई का वर्णन किया। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? एल्डर शी बेहोंग ने 2 उंगलियां उठाईं और फिर तलवार क्यूई की एक लहर ने अचानक आकार ले लिया। तलवार की क्यूई की तीव्रता ने हवा को कस दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज तलवार की क्यूई के सामने मुरझाए पत्तों की तरह कुरकुरी हो गई हो। तलवार क्यू को देखकर अर्जुन का दिल अतुलनीय रूप से चौंक गया। यह एक अर्धसंत विशेषज्ञ की ताकत थी। एल्डर शी बेहोंग ने कहा, मैं आपको तलवार क्यूई की एक स्ट्रैंड भेज सकता था जो कम से कम एक तियान्युआन 5वीं परत विशेषज्ञ को तुरंत मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या आप कारण जानते हैं? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं हाओरान संप्रदाय का अनुयायी हूं। हाँ, शी बेहोंग ने सिर हिलाया और अपनी तलवार क्यूई वापस लेते हुए कहा, संप्रदाय को तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे हाओरन संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के दिलों में मार्शल आत्मा को नहीं तोड़ा जा सकता है। जीतो, खुलकर जीतो, खुलकर हारो, खुलकर हारो। मैं नियम नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें शक्तिशाली ताकत नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम मैं यह तो कर सकता हूं कि तुम अपना जीवन बचा सको। एल्डर शी बेहोंग ने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली में प्रकाश के 3 बिंदु दिखाई दिए। फिर प्रकाश के 3 बिंदु एक फुफकार के साथ अर्जुन के माथे में उड़ गए। शी बेहोंग ने कहा, ये युआन क्यूई की मेरी 3 किस्में हैं। आप उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर उन्हें 3 युआन क्यूई ढालों में संघनित किया जा सकता है। वे ज्यादा से ज्यादा तियान्युआन 5वीं परत के विशेषज्ञ के घातक प्रहार का सामना कर सकते हैं। युआन क्यूई की ये 3 किस्में आपको जीतने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन वे आपको जीवन और मृत्यु की आपदा से बचने में मदद कर सकती हैं। धन्यवाद, एल्डर। अर्जुन को भयंकर सिर दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने इसे सहन किया और शी बेहोंग को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। जाओ, कल की अखाड़े की प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। एल्डर शी बेहोंग ने अपना हाथ हिलाया। अर्जुन ने पूर्वज शहीद के सामने 3 बार और झुककर प्रणाम किया, फिर पीछे की ओर तब तक पीछे हटी जब तक कि वह दरवाजे से पीछे नहीं हट गया। उस समय जब अर्जुन हाओरान संप्रदाय में आया था, तो उसका मूल इरादा हाओरान संप्रदाय का उपयोग एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करना था, ताकि बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक अधिक शक्तिशाली सूत्र की खोज की जा सके। हालांकि 1 साल से भी कम समय के बाद अर्जुन के मन में हाओरन संप्रदाय के लिए सच्ची भावनाएं पैदा हो गईं। वह अपने दिल की गहराइयों से हाओरन संप्रदाय के शहीदों की प्रशंसा करता था। शायद स्वर्गीय गहन संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वे बेईमान थे और धर्मी दाव की इच्छा से अनभिज्ञ थे, जिसके कारण अर्जुन बेशर्म हो गया। शायद हाओरन संप्रदाय निचले स्तर पर केवल एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था, लेकिन इस संप्रदाय की आत्मा ने अर्जुन को गहराई से प्रभावित किया। अर्जुन ने अखाड़े में युआन क्यूई की उन 3 किस्मों का इस्तेमाल करने का इरादा भी नहीं किया था। भले ही वह युद्ध में मर गया हो, लेकिन वह हाओरन संप्रदाय के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता था। रात में अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस ली और कहा, यह लड़ाई हार जाएगी या मर जाएगी। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। दूसरे दिन 12 संयुक्त परीक्षाओं का अंतिम भाग आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। अर्जुन कई संप्रदायों के शिष्यों के साथ हाओरन पर्वत श्रृंखला के टूर्नामेंट क्षेत्र में गया। उस समय दसियों हजार मार्शल कलाकार पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने 200 शिष्यों को आकाश से उड़ते हुए देखा, तो सभी ने हार्दिक तालियां बजाईं। इस दिन डोंगहाई प्रांत के 5 कुलीन परिवारों और हाओतियान शहर के 4 महान परिवारों के प्रतिनिधि भी आए थे। उन्होंने अपने आश्चर्यजनक वित्तीय संसाधनों का उपयोग वहां उपस्थित प्रत्येक दर्शक के साथ साथ प्रत्येक प्रतिभागी और निष्कासित प्रतियोगी को उपहार देने के लिए किया। मैच देखने आए प्रत्येक दर्शक को 10,000 स्वर्ण सिक्कों का एक भंडारण कार्ड प्राप्त हुआ,
जिससे वे लंबे अखाड़े की प्रतियोगिता के दौरान हाउतियान शहर में जितना चाहे खर्च कर सकते थे और यहां उन्हें सर्वोत्तम सुविधा प्राप्त हुई। अकेले इतनी ही धनराशि की कीमत लगभग 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं हो चुकी थी। इससे दर्शक खुशी से झूम उठे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों ने 5 महान कुलों और 4 महान कुलों से वीआईपी कार्ड भी प्राप्त किए थे। अगले 3 वर्षों में उन्हें 9 गुटों के किसी भी उद्योग में खर्च करने पर 80% की छूट मिलेगी। 5 महान कुलों और 4 महान कुलों ने इस बार बहुत पैसा निवेश किया था। हालांकि जितना ज्यादा ऐसा हुआ, उतना ही ज्यादा ध्यान सभी ने 12 संयुक्त परीक्षाओं पर दिया। यही तो स्वर्गीय गहन संप्रदाय चाहता था। अध्याय 266 पौराणिक जिला। लाभ प्राप्त करने वाले दर्शकों का मूड अभूतपूर्व रूप से ऊंचा था और दृश्य एक खुशी के माहौल से भरा हुआ था। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि इस हलचल भरे दृश्य की गहराई में एक अंतर्धारा उमड़ रही थी। सभी 200 प्रतियोगी उपस्थित थे और उन्होंने लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। एकल खिलाड़ी क्षेत्र प्रतियोगिता में 2 प्रतियोगी एक समूह में थे। शीर्ष 100 उन्नति प्रतियोगिता में पहले दौर में 100 प्रतियोगी बाहर हो जाएंगे। शीर्ष 100 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का पहला दौर अभी भी 10 क्षेत्रों में विभाजित था। प्रत्येक क्षेत्र में सुबह और दोपहर में 5 मैच थे। एक दिन में उन्होंने 10 मैच खेले, जिसमें कुल 100 लोग बाहर हो गए। दूसरा दौर शीर्ष 50 उन्नति टूर्नामेंट था। उस समय टूर्नामेंट क्षेत्र को घटाकर 2 कर दिया जाएगा। प्रतिदिन केवल 10 लड़ाइयां होंगी और उन्हें 5 दिनों तक लड़ना होगा, जिसमें 50 लोग मारे जाएंगे। तीसरे राउंड में जब शीर्ष 50 प्रतिभागी शीर्ष 26 में पहुंचे, तो प्रतियोगिता क्षेत्र पुनः छोटा होकर एक रिंग में बदल गया। उसके बाद शीर्ष 16, 8 और 4 सभी एक ही अखाड़े में थे। जिनके पास पर्याप्त लोग नहीं थे, वे पुनरुत्थान टूर्नामेंट में प्रतियोगियों को पुनर्जीवित करेंगे। संभवतः 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा का यह पहला दौर असाधारण और सबसे नाटकीय होने वाला था। यह नाटक इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अर्जुन ने फिर भी 10वां डिवीजन जीत लिया। जब जिला रेफरी ने 10वें डिवीजन में अखाड़े के बगल में लगे पत्थर पर अर्जुन का नाम लिखा, तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। 10वां क्षेत्र भाग्यशाली क्षेत्र लग रहा था। यह पहले कभी शांत नहीं रहा था। इसके अपने ही पौराणिक अनुभव थे। इस समय मुरोंग कबीले के प्रतिनिधि ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, जब 12 संयुक्त परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, तो मैं 10वें प्रतियोगिता क्षेत्र में पत्थर की गोली के लिए 100 मिलियन सोने के सिक्के देने को तैयार हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा सभाकक्ष शोरगुल से भर गया और उन धनी और प्रभावशाली परिवारों को बहुत अफसोस हुआ। पूर्वी चीन सागर जैसे समृद्ध क्षेत्र में एक बड़े परिवार के लिए 100 मिलियन सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। हालांकि मुरोंग कबीले ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। कीमत कौन बढ़ाएगा? उसे बस इस बात से नफरत थी कि उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। अर्जुन ने मुड़कर मुरोंग कबीले की दिशा में देखा। वह अपने दिल में हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि मुरोंग चोंगशान ने वास्तव में उसकी निगरानी के लिए किसी को भेजा था। यदि उन्हें समय से पहले ही हटा दिया जाता तो उनके और मुरोंग चोंगशान के बीच निवेश समझौता रद्द हो जाता। हालांकि अब तक मास्टर की ओर से कोई खबर नहीं आई थी। ऐसा होना चाहिए कि कल रात की खोज विफल हो गई हो, जैसा कि एल्डर शी बेहोंग ने उम्मीद की थी। इस समय मुरोंग वांकिंग और अन्य लोग अर्जुन के पास आए और प्यार से उनका अभिवादन किया। वे छहों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे और अब वे लोहे के भाई बन गए थे। यह कल्पना करना कठिन था कि जब वे 6 महीने पहले पहली बार हाओरान संप्रदाय में आए थे, तो वहां आग या पानी के लिए कोई जगह नहीं थी और वे एक दूसरे से लड़ते थे। अर्जुन, मुरोंग वांकिंग अर्जुन के सामने खड़ी थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और बहुत देर तक खुद को रोके रखा, फिर कहा, चलो। अयो,
लुओ युआन ने अर्जुन के कंधे को गले लगाया और मजाक में कहा, क्या यह जोड़ा पहले से ही इतना अंतरंग है? मैंने शायद ही कभी सनसेट को दूसरों के लिए जयकार करते सुना हो। वह हमेशा खुद ही पहला स्थान जीतना चाहती है। हाँ, प्रेम की शक्ति। शेन लिनहाई ने गहरा होने का दिखावा किया, जैसे कि वह एक अनुभवी रोमांटिक विशेषज्ञ था। मुरोंग वांकिंग की नरम आवाज तुरंत बदल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो खुलकर कह दो। मैं तुम्हें अभी पीट पीट कर मार डालूंगी। अंत में उसने कहा, मुझे बस यह चिंता थी कि अर्जुन बहुत जल्दी असफल हो जाएगा और मेरे पिता उसे तोड़ देंगे। बाकी सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और चुप थे, जिससे मुरोंग वांकिंग का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से मुड़कर चली गई। तुम लोगों का काम लगभग पूरा हो चुका है, अर्जुन ने असहायता से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि तुम उसके चरित्र को नहीं जानते। तुम हमेशा उसके साथ मजाक करते रहते हो। सावधान रहो कि वह तुम्हें सचमुच पीट न दे। मैंने इतनी जल्दी तुम्हारे छोटे प्रेमी की रक्षा करना शुरू कर दिया। जियांग यू ने अर्जुन की कमर पर अस्पष्ट रूप से वार किया। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाई और एरिना 10 की ओर चला गया। उसके पीछे लुओ युआन की बेशर्मी भरी हंसी आई। 10 प्रतियोगिता क्षेत्रों में फ्लोटिंग माउंटेन पहले ही गिर चुका था। इसे एक रिंग से बदल दिया गया था। चूंकि मार्शल कलाकारों की हरकतों की सीमा अक्सर बड़ी होती थी, इसलिए प्रत्येक रिंग का व्यास भी 200 मीटर था। यह हर किसी को अपनी चाल तकनीकों को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए था। हालांकि इस बार अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि 10वें डिवीजन में वास्तव में उसका एक पुराना दुश्मन हांग बिन था। झोउ शियान्योंग, जियांग चेंग और अन्य लोग हांग बिन के आसपास बातें कर रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन को आते देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। हांग बिन अर्जुन की ओर बढ़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मुझे पहले मैच में आपसे मिलने की उम्मीद है। तुम्हारे लिए भी यही है, अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसका दिल इन व्यक्तिगत शिकायतों पर केंद्रित नहीं था, बल्कि दूसरों के व्यवहार पर नजर रखने पर था। गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय के काले कपड़े पहने लोगों को खोजने की कोशिश कर रहा था। क्या यह हांग बिन था? या फिर झोउ जियान्योंग? अगर गहन आकाश संप्रदाय किसी प्रकृति संप्रदाय के अनुयायी को रिश्वत देना चाहे, तो उनकी पहली पसंद कौन होगा? हांग बिन होना चाहिए, है ना? ठीक है। आकाश में एल्डर शी बेहोंग ने जोर से कहा, कृपया सभी प्रतियोगी अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाए। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। जियांग चेंग और अन्य लोग अर्जुन के पास से गुजरते समय उपहास करते थे। झोउ जियान्योंग ने तो अर्जुन को बेरहमी से मारने के लिए अपने कंधे का भी इस्तेमाल किया था। अर्जुन इन छोटी छोटी सोच वाले लोगों की तरह बनने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे चकमा दे दिया। इसके बाद समूह शुरू हुआ और 10वें डिवीजन के 20 प्रतियोगियों ने लॉटरी निकाली। अर्जुन ने 5 नंबर का पत्ता निकाला, जिससे यह संकेत मिला कि वह एक अन्य 5वें प्रतियोगी से मुकाबला करने जा रहा था, जो 5वां मैच था। प्रतियोगिता की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कोई भी प्रतियोगी आधिकारिक रूप से मंच पर आने से पहले अपना नंबर नहीं बताएगा। दूसरे शब्दों में, अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है, या उसे हांग बिन के समान समूह में रखे जाने की कोई निश्चित संभावना है या नहीं। ठीक है, 10वीं एरिना प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। जिला रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, प्रतियोगी नंबर 1, कृपया मंच पर आएं। अर्जुन ने अखाड़े की ओर देखा और एक छाया को तेजी से अखाड़े की ओर चमकते हुए देखा। यह व्यक्ति हांग बिन था। तो उसने नंबर 1 निकाला। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। हांग बिन ने तुरंत अर्जुन की ओर उत्तेजक नजर से देखा। हालांकि जब उसने दूसरे प्रतियोगी को अखाड़े की ओर बढ़ते देखा, तो वह अपनी निराशा को छिपा नहीं सका। लगता है यह लड़का शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए काफी भाग्यशाली होगा,
हांग बिन की अभिव्यक्ति नाखुश थी। उसे उम्मीद थी कि वह पहले दौर में अर्जुन को मार सकता है और अर्जुन को शीर्ष 100 में प्रवेश करने से रोक सकता है। केवल इस तरह से वह अर्जुन की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा पाएगा। हाओरन संप्रदाय। हांग बिन ने अपने शत्रु को अपना परिचय दिया। हांग बिन का प्रतिद्वंद्वी एक सुंदर आदमी था। उस आदमी ने 2 मीटर लंबी तलवार पकड़ी और खुद से कहा, एज्योर क्लाउड सेक्ट, वू काई। हांग बिन और वू काई दोनों ही मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। जैसा कि अपेक्षित था, वे अर्जुन की अपेक्षा के अनुरूप ही थे। जब अखाड़े की प्रतियोगिता जैसी कठिन लड़ाई की बात आती थी, तो वे सभी उच्चस्तरीय मार्शल कलाकार थे। मूल वापसी का 5वां स्तर 12 संयुक्त परीक्षाओं की ऊपरी सीमा थी। ये 5वें स्तर के प्रतियोगी बाहरी संप्रदाय के असली तुरुप के पत्ते थे। प्रत्येक बाहरी संप्रदाय ने युद्ध में भाग लेने के लिए 100 से अधिक शिष्यों को भेजा, लेकिन वे सभी मूल वापसी के 5वें स्तर पर नहीं हो सकते थे। उन्हें अभी भी कुछ चेहरे का काम करने की जरूरत थी, इसलिए वे बहुत दूर नहीं जा सकते थे। जहां तक 5वें स्तर से नीचे के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, वे पहले 2 चरणों में ही नष्ट हो चुके थे। होंग बिन 30% से ज्यादा भीड़ 10वीं डिवीजन पर केंद्रित थी। यहां न सिर्फ दिग्गज जियांग नान मौजूद थे, बल्कि सार्वजनिक रूप से नंबर 1 विशेषज्ञ माने जाने वाले होंग बिन भी मौजूद थे। इस समय लगभग 30% दर्शक हांग बिन के लिए जयकार कर रहे थे। केवल एज्योर क्लाउड संप्रदाय के कुछ शिष्य वू काई का नाम चिल्ला रहे थे। हालांकि आवाज बहुत कमजोर थी और तुरंत ध्वनि तरंग में डूब गई। अध्याय 267। मैं अब और नहीं देख सकता। आकाश में एल्डर शी बेहोंग ने अखाड़े के नियमों की घोषणा की। एरिना मैचों में 1 घंटे की सीमा होती थी। अगर कोई प्रतियोगी मर जाता, आत्मसमर्पण कर देता या एरिना की सीमा से बाहर गिर जाता, तो उसे बाहर माना जाता। इस तथ्य के कारण कि फूशान अब इस क्षेत्र प्रतियोगिता में अलग थलग नहीं रह गया था तथा समय सीमा को बहुत बढ़ा दिया गया था, प्रत्येक क्षेत्र के उन प्रतियोगियों को जिन्होंने अभी तक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था या जिन्होंने पहले ही प्रतियोगिता पूरी कर ली थी, क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई। हर कोई अपने अपने मैदानों को छोड़कर दूसरे मैदानों में मैच देख सकता है। जब सभी को अपनी नंबर प्लेटें मिल गईं, तो झोउ जियान्योंग, चू यान और यांग लियानेर हांग बिन का मैच देखने के लिए 10वें स्टेज पर पहुंचे। जियांग चेंग नहीं आए, लेकिन उन्होंने खेला नहीं। उन्हें दूसरे या तीसरे मैच के लिए ड्रा करना चाहिए था और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। होंग बिन, उन्हें प्रकृति संप्रदाय की शक्ति का अनुभव करने दो। झोउ जियान्योंग ने उसके कंधों को पकड़ लिया और चिल्लाया, उन्हें बता दो कि प्रथम श्रेणी संप्रदाय शब्द व्यर्थ नहीं है। झोउ जियान्योंग के शब्द बहुत ही कर्णभेदी थे। उसने अपने अतुलनीय अहंकार को बाहरी संप्रदाय के दर्शकों की चीखों के लिए बदल दिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, ये लोग कभी भी विनम्र होना नहीं सीखेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट 10 के रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मैच समाप्त करने का संकेत दिया, हांग बिन ने उसके कंधों को गले लगाया और वू काई से कहा, अजूर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य, हाहा, मैं तुम्हारे दोनों हाथों से तुम्हें 3 चालों में मार डालूंगा। अपना स्वयं का बिगुल बजाओ। वू काई थोड़ा क्रोधित हो गया, तुम और मैं दोनों मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। यह कहने के बाद वू काई ने अपना रास्ता बनाया। तलवार की छाया बहुत तेज थी और लगभग एक झटके में हांग बिन के सामने आ गई। हांग बिन शुरू से आखिर तक उसके कंधों को पकड़े रहा, लेकिन अचानक उसने अपना दाहिना पैर उठाया, जिससे उसका पैर चमक उठा। उसने वू काई की तलवार की नोक पर सटीक वार किया, जिससे वू काई की तलवार उड़ गई। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। पहली बार जब वे आपस में भिड़े, तो हांग बिन ने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ताकत दिखाई। हालांकि हांग बिन का इरादा वू काई को धो डालने का था।
उसने वू काई का पीछा नहीं किया, बल्कि उसे चिढ़ाते हुए देखा क्योंकि वह तलवार को वापस भगा रहा था। अपमानित होने के बाद वू काई ने तलवार पकड़ ली और दहाड़ते हुए कहा, तेज पक्षी, 3 छाया तलवार। जैसे ही उसने बात की, वू काई की युआन क्यूई बढ़ गई। वह युआन क्यूई वास्तव में हल्के हरे रंग में बदल गई थी। यह एज्योर क्लाउड सेक्ट की प्रतिष्ठित तकनीकों में से एक थी, एज्योर रेडियंस तकनीक। वू काई ने अपनी तलवार घुमाई और नीचे वार किया। एक वार में उसने अप्रत्याशित रूप से एक साथ 3 पीली नीली तलवार की रोशनी काट दी। उसने लगातार 10 वार किए और उसकी तलवार की गति बहुत तेज थी। एक पल में 30 तलवारें हांग बिन की ओर चली गईं। हे, शुरू से ही आपने अपने संप्रदाय द्वारा दिए गए शक्तिशाली मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। हांग बिन का स्वर चिढ़ाने से भरा था। जब बाहरी संप्रदाय युद्ध में भाग लेने के लिए आया, तो उनका संप्रदाय निश्चित रूप से उसे सबसे मजबूत मार्शल कौशल सिखाएगा जो वू काई इस स्तर पर सीख सकता था। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। कम से कम हांग बिन सही था। शायद वू काई को संप्रदाय से पर्याप्त योगदान नहीं मिला था और वह 3 छाया तलवार सीखने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन संप्रदाय की संयुक्त परीक्षा के लिए एज्योर क्लाउड संप्रदाय ने एक अपवाद बनाया होगा और उसे यह सिखाया होगा। यह 3 छाया तलवार और भी अधिक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन वू काई की सीख बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि इसकी शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई थी। फिर भी 30 मजबूत सियान तलवार किरणों में अभी भी एक दुर्जेय शक्ति थी। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि हांग बिन इस चाल को कैसे तोड़ेगा। उसने देखा कि वू काई को चिढ़ाते समय हांग बिन निष्क्रिय नहीं था। उसने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और उसके सिर के बराबर तक पहुंच गया। फिर युआन क्यूई का एक बाघ का सिर उसके दाहिने पैर पर संघनित हो गया। हु वेई दबंग है, हांग बिन चिल्लाया और जमीन पर जोर से पैर पटकने लगा। गर्जन। जैसे ही युआन क्यू बाघ का सिर जमीन पर लगा, एक गगनभेदी बाघ की दहाड़ फूट पड़ी। बाघों की धरती हिला देने वाली चीखों के बीच 30 सियान तलवार की रोशनी को देखते हुए वे वास्तव में बीच हवा में अटक गए थे और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। 30 तलवारों की रोशनी से गुनगुनाहट की आवाजें निकल रही थीं, जो बहुत ही भयंकर रूप से कांप रही थीं। इसके तुरंत बाद सभी तलवारों की रोशनी एक साथ फट गई और रोशनी के छींटों में बदल गई, जिससे आसमान भर गया। हिस, दर्शकों की सांस रुक गई। हे भगवान, क्या वू काई की तलवार की रोशनी सिर्फ उसकी आवाज से ही टूट गई? दर्शकों को लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। अर्जुन का दिल डूब गया। कमजोर दर्शक नहीं बता सकते थे, लेकिन अर्जुन बता सकते थे कि हांग बिन की चाल सोनिक वेव मार्शल तकनीक से संबंधित थी। इस तरह का मार्शल कौशल अपेक्षाकृत दुर्लभ और खेती करना मुश्किल था। होंग बिन, तुमने मुझे अपमानित किया है। वू काई हैरान और क्रोधित था। जैसे ही उन दोनों ने मुक्का मारा, सभी को पता चल गया कि हांग बिन की ताकत वू काई से कहीं ज्यादा है। वह आसानी से वू काई को हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने वू काई के साथ ऐसे चालें खेली जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। हांग बिन जैसे व्यक्ति, जिसकी विशिष्ट पृष्ठभूमि और असाधारण रूप से मजबूत मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, को हांग कबीले द्वारा बचपन से ही आंखों के तारे की तरह माना जाता था और हांग कबीले द्वारा उसे बचपन से ही बिगाड़ा गया था। उनके समक्षों में लगभग कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था तथा कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। इस तरह के लोग दूसरों को रौंदने और कमजोरों के साथ छल करने के आदी थे। उनकी मानवता का एक बड़ा हिस्सा गायब था। उन्हें नहीं पता था कि दूसरों के प्रति दयालु होने का क्या मतलब है, न ही उन्हें पता था कि सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होने का क्या मतलब है। मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? हांग बिन ने उसके कंधों को पकड़ लिया और दिल खोलकर हंसा। वू काई के होंठ क्रोध से कांप उठे। तेज पक्षी, किंगहाई।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार की नोक अशांत हरे युआन क्यूई की लहर में लिपटी हुई थी। यह तलवार हांग बिन की ओर वार करती है, और वास्तव में एक प्रकार का झटका लगा जो समुद्र की लहरों की तरह उस पर हमला कर रहा था। दिलचस्प, हांग बिन ने ठहाका लगाते हुए हंसते हुए तुरंत छलांग लगाई और शक्तिशाली तलवार की ओर लात मारी। उसके दाहिने पैर का आधा हिस्सा युआन क्यूई से संघनित होकर एक चमकदार बाघ का सिर बन गया। बाघ का सिर दहाड़ा, और उसने वास्तव में उस शक्तिशाली तलवार को काट लिया। इसके तुरंत बाद हांग बिन अपने शरीर के साथ नीचे गिर गया, और बाघ के सिर ने तलवार को काट लिया और जमीन पर जमकर रौंद दिया। झनकार! एक कर्कश ध्वनि के साथ लंबी तलवार जमीन पर गिर गई। इस गिरावट की शक्ति एक जबरदस्त भारी दबाव की तरह थी, जिसके कारण वू काई, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, अपनी तलवार निकालने में असमर्थ हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि वू काई को अचानक से पकड़ लिया गया। उसका दाहिना हाथ, जो तलवार पकड़े हुए था, तलवार की मूठ से अखाड़े पर दब गया था। अगर वह तलवार नहीं ले पाता तो कोई बात नहीं थी। वह अपना हाथ भी नहीं खींच सकता था। हांग बिन ने तलवार पर पैर रखा और वू काई की ओर देखा, जो तलवार वापस लेने के लिए नीचे झुका हुआ था, और कहा, क्या वह अपना हथियार भी वापस नहीं ले सकता? इस दृश्य को देखकर अर्जुन की अभिव्यक्ति उदास थी, लेकिन झोउ जियान्योंग और अन्य लोगों को लगा कि यह बहुत मजेदार था। वे सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। चू यान और यांग लियानर ने भी अपने मुंह ढक लिए और हंसने लगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इन लोगों की मानवता पहले ही विकृत हो चुकी है। होंग बिन, मुझे जाने दो। वू काई ने अपने युआन क्यूई के साथ अखाड़े की सतह को तोड़ने की कोशिश की और अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन होंग बिन ने तुरंत अखाड़े में और अधिक युआन क्यूई डाल दी। वू काई ने हांग बिन पर हमला करने के लिए अपने खाली बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन हांग बिन ने वास्तव में अपने बाएं हाथ से अखाड़े में कदम रखा। इस समय वू काई की मुद्रा बेहद अजीब थी। उसके दोनों हाथ जमीन पर थे, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ था। एक प्रतिष्ठित मार्शल कलाकार के लिए यह मुद्रा बस एक बहुत बड़ा अपमान था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? हांग बिन ने अपनी भौहें उठाईं, तो तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे वापस खींच लेना चाहिए। यहां चिल्लाने का क्या फायदा है? भाइयों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? झोउ जियान्योंग जोर से हंसा। यह बेकार कचरा संयुक्त परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत करता है। यह वास्तव में लोगों को जोर से हंसाता है। होंग बिन, मैं तुमसे लड़ूंगा। वू काई की आंखें खून से लाल हो गईं। अचानक उसके शरीर में नीला युआन क्यूई फट गया। युआन क्यूई में वृद्धि पहले ही उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह वास्तव में हांग बिन से मौत तक लड़ने के लिए एक आत्मविनाशकारी विधि का उपयोग करने जा रहा था। कोई बात नहीं, अर्जुन अब और नहीं देख सकता था। वह मैदान में भाग गया और जल्दी से अपने दाहिने हाथ से वू काई की गर्दन पर वार किया, जिससे वू काई के शरीर में पागल युआन क्यूई दब गया। होंग बिन, अर्जुन ने अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम काफी हो। तुम वू काई के अलावा किसी को नहीं मार सकते। तुम वू काई को नहीं जानते, तो तुम उसे दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने क्यों अपमानित करोगे? अध्याय 268 डार्क हॉर्स। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दुखी हूं? हांग बिन ने उसके कंधों को पकड़ लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग दिन भर धर्मी होने का दिखावा करते हैं। वू काई जैसे कमजोर व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखने की क्या जरूरत है? अगर आप पूरे दिन इस तरह के व्यक्ति के साथ घूमते रहेंगे, तो आपको शैतान देखने का मौका मिलेगा। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरा भविष्य है या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम मैं अभी भी एक इंसान हूं। मुझ में वो भावनाएं हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। अर्जुन, चले जाओ, 10वें सर्वर से रेफरी चिल्लाया।
अर्जुन और हांग बिन जैसे ही मैदान में उतरे, उनकी निगाहें हवा में जोरदार तरीके से टकराईं। रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हालांकि वू काई आत्मविनाश करने में विफल रहा, लेकिन वह पहले से ही मौत को आमंत्रित कर रहा है। वू काई हांग बिन की जीत से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा, हालांकि अर्जुन का उद्देश्य एरिना प्रतियोगिता को बाधित करना लोगों को बचाना है, लेकिन वह पहले ही नियमों का उल्लंघन कर चुका है। उसे गंभीर चेतावनी देना याद रखें। यदि वह फिर से नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे प्रतियोगिता से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस समय तालियां अर्जुन के लिए बज रही थीं। हालांकि अर्जुन ने नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन उसने लोगों का दिल जीत लिया था। हांग बिन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसके लिए अपनी ताकत दिखाना आसान नहीं था, लेकिन अंत में अर्जुन ने सुर्खियां बटोर ली। इस लहजे ने उसके लिए निगलना मुश्किल कर दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे पहले से ही एक घमंडी और दबंग प्लेबॉय माना जाता है। लुओ युआन अपने कंधों को मोड़कर अर्जुन के पीछे खड़ा था, लेकिन हांग बिन जैसे जानवर की तुलना में मैं बस एक दयालु व्यक्ति हूं जो देने को तैयार है। वू काई अभी आवेग में आकर खुद को नष्ट करने वाला था, लेकिन शांत होने के बाद भी उसके दिल में डर बना हुआ था। वह अर्जुन के पास गया और शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ करना अर्जुन, लेकिन मुझे बचाने के लिए मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दे दी। अर्जुन ने वू काई के कंधे पर थपथपाया और कहा, मार्शल आर्ट का रास्ता कठिन और खतरनाक है। अक्सर मौत हमारे साथ होगी। हम दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हम दोनों क्षितिज के वंशज हैं। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वू काई ने कड़वाहट से सिर हिलाया। वे दोनों स्वर्ग के अंत के वंशज हैं। अर्जुन के शब्द की क्षितिज खंडहर में गिर गया था, मार्शल दुनिया के खतरों और दुखों की बात करता था। इस समय इन शब्दों ने अनगिनत मार्शल कलाकारों के दिलों को छू लिया। मानव पूंजी के दांव के मार्शल अभ्यासियों को असीम दृश्यों का आनंद मिलता था, लेकिन वे जानते थे कि ठंड और गर्मी क्या होती है। दूर से यीडोंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अर्जुन की बातें सुनी। उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी और उसने फिर से अर्जुन की ओर देखा। जो मार्शल कलाकार ये शब्द कह सकते थे, वे सभी कहानियां रखने वाले लोग थे। अर्जुन, वह एक मांस और खून वाला आदमी है। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। दर्शकों से जोरदार गर्जना आई। हांग बिन अखाड़े में चला गया और अर्जुन के पास से गुजरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, जब तक मैं तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालता, तब तक रुको, मैं देखूंगा कि क्या कोई तुम्हें बचा सकता है। बकवास बंद करो, कमीने। अगर तुम्हें क्षमता है, तो मैदान में असली अध्याय देखो, लुओ युआन ने जवाब दिया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? झोउ जियान्योंग और अन्य लोग आगे बढ़े। तुम्हारी बात? लुओ युआन की आंखों में ठंडक चमक उठी। फैल जाओ, रेफरी चिल्लाया, मैदान के बाहर कोई निजी लड़ाई नहीं। अन्यथा एक गंभीर चेतावनी जारी की जाएगी। दोनों पक्ष आग और पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और जब वे अलग हुए तो उनमें से प्रत्येक के बीच बारूद की तेज गंध थी। चलो चलें, लुओ युआन ने अर्जुन के कंधे को थपथपाया और कहा, सूर्यास्त के साथ ही दौड़ शुरू हो गई है। चलो चलें और देखें कि क्या हम इन जानवरों से दूर रह सकते हैं, ताकि बदबू से बच सकें। वे दोनों बातें करते हुए अखाड़े नंबर 7 में पहुंचे। मुरोंग वांकिंग अपने ही संप्रदाय के एक शिष्य के खिलाफ लड़ रही थी। मुरोंग वांकिंग मूल वापसी संप्रदाय के तीसरे चरण के अंतिम चरण में थी। वह पहले ही आधे पैर के साथ चौथे चरण की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, और उसका प्रतिद्वंद्वी भी हाओरन संप्रदाय का शिष्य था। वह मूल वापसी संप्रदाय के चौथे चरण में थी। शायद केवल हाओरन संप्रदाय ही 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षाओं में शिष्यों का ईमानदारी से चयन करेगा, और वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञों का चयन नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही इससे प्रकृति संप्रदाय का आत्मविश्वास भी प्रमाणित हुआ। इस समय
मुरोंग वांकिंग का प्रतिद्वंद्वी क्यूई संप्रदाय की तीसरी क्रांति एस्ट्रल क्यूई का उपयोग करके मुरोंग वांकिंग पर 10 मीटर लंबी युआन क्यूई श्रृंखला विस्फोट कर रहा था। श्रृंखला में प्रतिबिंब टिमटिमा रहे थे तथा अनगिनत टूटी हुई परछाइयां एक वायुरोधी पंखे के आकार की आक्रमण सतह बना रही थी। हर कोई इस बात से हैरान था कि हावरान संप्रदाय के युद्ध कौशल कितने शक्तिशाली थे, और इससे भी अधिक हैरान यह था कि क्यूई संप्रदाय युआन क्यूई पर इतनी सारी चालें चलने में सक्षम था, जिसके कारण उनकी अतुलनीय रूप से प्रशंसा की गई। युआन क्यूई का हेरफेर बुरा नहीं है, लेकिन इसकी ताकत में कमी है। मुरोंग वांकिंग ने अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ी और चेन के आफ्टर इमेज सरणी में घुस गई। उसकी तलवार कांप उठी और तलवार से युआन क्यूई की एक लहर तुरंत फूट पड़ी। अनगिनत श्रृंखलाबद्ध प्रतिरूप हवा की लहरों पर उतरे, जिससे एक सघन विस्फोट ध्वनि उत्पन्न हुई, लेकिन वे टूट नहीं पाए। मुरोंग वांकिंग पहले ही दुश्मन के सामने आ चुकी थी। उसकी तलवार की नोक तिरछी थी, जो दुश्मन के हाथ में युआन क्यूई को छेद रही थी। फिर उसने आधा कदम आगे बढ़ाया और दुश्मन की छाती पर हथेली रखी, जिससे हाओरन संप्रदाय के शिष्य अखाड़े से बाहर हो गए। अर्जुन और लुओ युआन ने ताली बजाकर उन्हें बधाई दी। दर्शक दीर्घा में कुछ बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। फिर मुरोंग वांकिंग की मार्शल दाओ नींव बहुत अच्छी है। उसने वास्तव में अपने तीसरे स्तर की मूल ऊर्जा के साथ मूल रिटर्न के चौथे स्तर पर अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक कुचल लाभ से जीत हासिल की। इस लड़की की कुंग फू बहुत अच्छी है। आप उसे कम नहीं आंक सकते। अर्जुन ने पलटकर देखा। वह 10वें सर्वर में तीसरे मैच में प्रवेश कर चुका था और उसके लिए केवल एक और मैच बचा था। वास्तव में वे 5 काले कपड़े पहने आदमी कौन हैं? अर्जुन ने अपने दिल में सोचा और 10 प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच से तेजी से तैरना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी पर बारीकी से ध्यान दिया तथा स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के बारे में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की। अर्जुन स्वर्गीय गहन संप्रदाय के युआन क्यूई उतार चढ़ाव से बहुत परिचित था। उसे उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ युआन क्यूई के मामूली उतार चढ़ाव से ही बता सकता था। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे उसने इसे कैसे भी महसूस किया हो, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शायद अब तक स्वर्गीय गहन संप्रदाय का कोई भी शिष्य मंच पर नहीं आया है। अर्जुन पहले 10वें क्षेत्र में ही लौट सकता था। चौथी लड़ाई वहां पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब उसकी बारी थी। इस चौथी लड़ाई में 2 पक्ष थे, हाओरान संप्रदाय के क्यूई संप्रदाय से यीडोंग और विंड मून संप्रदाय से झांग किंगलिन। पवन चंद्र संप्रदाय एक अनोखा संप्रदाय था। कहा जाता है कि इसके संस्थापक पूर्वज एक शक्तिशाली महिला थीं, जो हाओरन संप्रदाय से बाहर निकल गई थी। वर्तमान पवन चंद्र संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख जू कयुए के काफी करीब थे। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र इसलिए बताया क्योंकि पवन चंद्र संप्रदाय केवल महिला शिष्यों को ही भर्ती करता था तथा पुरुष शिष्यों को इसकी अनुमति नहीं थी। इस रिश्ते के कारण अर्जुन के मन में पवन चंद्र संप्रदाय के लोगों के प्रति एक प्रकार की आत्मीयता की भावना थी। हालांकि अर्जुन को यीडोंग की अधिक चिंता थी। इस समय यीडोंग अपनी ताकत दिखा रहा था। वह तीसरे स्तर का ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल आर्टिस्ट था। वास्तव में दूसरी श्रेणी की अकादमी में उसकी ताकत इतनी अधिक नहीं थी। जहां तक पवन चंद्र संप्रदाय की सुंदरी झांग किंगलिन का प्रश्न है, वह मूल वापसी के 5वें स्तर पर थी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए यीडोंग के असली और झूठे रूप को देखने की कोशिश की। इस यीडोंग ने हमेशा अर्जुन को एक अथाह एहसास दिया था। इसी समय रेफरी ने युद्ध की घोषणा कर दी। झांग किंगलिन ने अपने हाथ में 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड पकड़े हुए थे। ब्लेड 1 मीटर लंबा था और बड़े चाप के कारण यह छोटा था। उसने 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड को पार किया, फिर आगे की ओर वार किया। दोनों ब्लेड अलग हो गए और 2 परस्पर जुड़ी हुई ब्लेड लाइटें एक्स के आकार में यीडोंग की ओर उड़ गईं। दूसरी ओर
यीडोंग ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा था और उसके बाएं हाथ ने अचानक एक हथेली का प्रहार किया। फिर वह घूम गया और अखाड़े में चला गया। सभी लोग थोड़ा चकित हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दर्शकों को भावुक कर दिया। एक हथेली की रोशनी जिसने प्रकाश की उच्च तीव्रता उत्सर्जित की, सीधे झांग किंगलिन के ब्लेड की रोशनी को तोड़ दिया और तुरंत झांग किंगलिन के पेट पर अंकित हो गया, जिससे वह अखाड़े से बाहर हो गई। यीडोंग पहले ही अपना पैर उठाकर अखाड़े के नीचे चला गया था। जब वह अखाड़े के किनारे पहुंचा और अपना आखिरी कदम उठाया, तो झांग किंगलिन अखाड़े से गिर गया। लगभग उसी समय यीडोंग ने भी अखाड़े से एक कदम बाहर निकाला। चाहे वह उसकी हथेली की ताकत हो, समय का नियंत्रण हो, या वह दृश्य जहां यीडोंग ने अपना सिर नीचे किया और झांग किंगलिन से केवल एक कदम की दूरी पर मंच से नीचे उतर गया, वे सभी चौंकाने वाले थे। अर्जुन का दिल बैठ गया। बहुत मजबूत। अध्याय 269 शक्ति प्रदर्शन। कृपया 10वें चरण में प्रवेश करें। 5वें प्रतियोगी। रेफरी की घोषणा के बाद अर्जुन अखाड़े की ओर चला गया, लेकिन वह यीडोंग की पीठ की ओर देखता रहा। क्या यह वह हो सकता है? यीडोंग प्रकृति के प्राकृतिक संप्रदाय की शुद्ध 3 क्रांति वाली एस्ट्रल चीगोंग तकनीक का उपयोग कर रहा था, जिससे अर्जुन के लिए यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि यीडोंग काले कपड़े वाला व्यक्ति था या नहीं। हालांकि अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि अर्जुन को यह नहीं पता था कि 5 काले कपड़े पहने लोगों को हाओरन संप्रदाय में जासूस के रूप में भेजा गया था, या फिर ऐसा था कि वे हमेशा से हाओरन संप्रदाय में थे और उन्हें गहन आकाश संप्रदाय द्वारा रिश्वत दी गई थी। यदि यह पहला मामला था, तो वे निश्चित रूप से स्वर्गीय गहन संप्रदाय की साधना पद्धति को समझेंगे। यह आंकना आसान था, लेकिन यदि यह दूसरा मामला था, तो यह बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। बेशक पहले वाले की संभावना सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उन्हें स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना था। अन्यथा ज्यादा से ज्यादा यह हाओरन संप्रदाय के शिष्य ही थे जिन्होंने हाओरन संप्रदाय के शिष्यों को हराया था। अर्जुन ने जल्दी से इस बारे में सोचा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। यीडोंग में स्वर्गीय गहन संप्रदाय की साधना तकनीकों की विशेषताएं नहीं हैं। शायद वे अपनी पहचान प्रकट करने से पहले अखाड़े की प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन, तुम कहां देख रहे हो? एक जोरदार आवाज गूंजी, जिसके बाद एक विशाल आकृति अर्जुन की ओर दौड़ती हुई आई। तभी अर्जुन ने पलटकर अपने प्रतिद्वंद्वी का सीधा सामना किया। अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत आदमी था जो लगभग 2.1 मीटर लंबा था। वह मजबूत आदमी नंगा था और उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी। वह ताकत की भावना से भरा हुआ था। विशेषकर चूंकि इस व्यक्ति का दायरा बहुत ऊंचा था, वह मूल रिटर्न दायरे के 5वें स्तर पर था, जो टूर्नामेंट का उच्चतम स्तर था। अर्जुन उस समय विचलित था और उसे ध्यान नहीं आया कि यह शक्तिशाली व्यक्ति किस संप्रदाय से संबंधित है या उसका नाम क्या है। इस समय वह मोटा आदमी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ अर्जुन की ओर भागा। इस समय दृश्य से विस्मय की ध्वनि निकली, क्योंकि जब वह ताकतवर आदमी भाग रहा था, तो उसे अपने पीछे एक पूंछ की हल्की छाया दिखाई दे रही थी। पूंछ की छाया सांप की पूंछ की तरह थी, जो आश्चर्यजनक रूप से 5 मीटर लंबी थी। अर्जुन की नजरें सिकुड़ गईं और उसने लापरवाही से अपना विशाल कृपाण निकाला और उसे उस मजबूत आदमी पर फेंक दिया। हा, वह मोटा आदमी जोर से हंसा। इस स्तर का हमला पर्याप्त नहीं है। उस मोटे आदमी ने अचानक अपने हाथों को मोड़ा और अपने शरीर को अर्जुन की विशाल कृपाण की ओर धकेल दिया। उसी क्षण उस मजबूत आदमी की भुजाएं अचानक युआन क्यूई से चमक उठीं और तराजू में बदल गईं। वे तराजू इतने सुंदर थे कि सतह पर भी पैटर्न देखे जा सकते थे। झनकार! अर्जुन की तलवार उस बलवान व्यक्ति की भुजाओं पर लगी,
जिससे धातु की टक्कर जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और उसी समय एक चिंगारी फूट पड़ी। इस कृपाण के प्रहार से बलवान व्यक्ति की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं टूटी और बलवान व्यक्ति अभी भी भाग रहा था तथा अपनी दोनों भुजाओं का उपयोग करते हुए विशाल कृपाण के ब्लेड को आगे की ओर धकेल रहा था। ज़्यांग नान को जबरदस्त बल से पीछे की ओर धकेल दिया गया और उसके पैरों पर जमीन से रगड़ लगने से 2 हल्की खरोंचें आईं। आपको यह जानना होगा कि युद्ध का मैदान मिश्रित पृथ्वी क्रिस्टल पत्थरों से बना था। इसका उपयोग महंगे पृथ्वी क्रिस्टल पत्थरों को बनाने के लिए किया गया था जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा इसे 3 अन्य अयस्क सामग्रियों से बनाया गया था। अखाड़े की ताकत बहुत अधिक थी। इससे यह पता चलता है कि उस बलवान व्यक्ति की ताकत कितनी जबरदस्त थी। यह देखते हुए कि अर्जुन को अखाड़े के किनारे पर धकेला जाने वाला था, एक बार वह गिर गया तो वह प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो देगा। लगता है अर्जुन को लड़ाई में मुश्किल हो रही है। शेन लिनहाई और फेंग झाओकी ने मैदान के नीचे से लड़ाई देखी। शेन लिनहाई ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। हालांकि अर्जुन बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी कमजोरी भी बहुत स्पष्ट है। यह उसका क्षेत्र है। चाहे जो भी हो, अर्जुन अभी भी केवल 3रे स्तर का ओरिजिन रियल्म मार्शल कलाकार था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि 5वें स्तर के ओरिजिन रियल्म प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ते समय उसे स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाना पड़ा था। यह बच्चा फेंग झाओकी ने देखा कि अर्जुन को पहले ही अखाड़े के किनारे पर धकेल दिया गया था और वह आधा मीटर दूर गिर जाएगा। इस समय अर्जुन, जो पीछे की ओर खिसक रहा था, अचानक एक कदम पीछे हटा और अखाड़े के किनारे पर आ गया। उसकी एड़ियां पहले से ही हवा में तैर रही थी। उस मजबूत आदमी की आंखों में जीत की खुशी पहले से ही झलक रही थी। हालांकि अर्जुन की किक की ताकत आश्चर्यजनक थी। अखाड़े के किनारे पर कदम रखने के बाद उसका शरीर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। हाँ, मजबूत आदमी की आंखें हिल गईं और उसने पाया कि वह अब अर्जुन को धक्का नहीं दे सकता, जैसे कि अर्जुन के पैरों ने जमीन पर जड़ें जमा ली हों। धधकती आग संप्रदाय। अर्जुन ने शांत भाव से उस बलवान व्यक्ति को देखा। उसने पहले ही धधकती आग संप्रदाय की साधना तकनीक की विशेषताओं को खोज लिया था। धधकती आग के संप्रदाय की मार्शल आर्ट और तकनीकें ज्यादातर सांपों से जुड़ी हुई थी। यह बात उस समय वांग शियाओयुन से देखी जा सकती थी, लेकिन अब चाहे वह ताकतवर आदमी के पीछे सांप की पूंछ की लंबी छाया हो या उसकी भुजाओं पर सांप के तराजू, वे सभी इस बात को दर्शाते हैं। बेटे, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है, वह मोटा आदमी चिल्लाया और उसके पीछे खड़े सांप की पूंछ हवा में ऊंची उठ गई और फिर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। इस विशालकाय पूंछ के प्रहार ने उस विशालकाय आदमी को तत्काल विस्फोटक ऊर्जा दे दी। पूरा मैदान हिंसक रूप से कांप उठा। वह इस गति का उपयोग अर्जुन को बाहर निकालने के लिए करना चाहता था। दर्शक घबरा गए और अपने मन में प्रार्थना करने लगे कि अर्जुन को अखाड़े की प्रतियोगिता के पहले दौर में ही बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, भाग जाओ, वह मोटा आदमी चिल्लाया। शुरू में वह भाग जाना चाहता था, लेकिन किसी भी तरह से वह बार शब्द नहीं बोल पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने अपनी विशाल पूंछ की शक्ति का उपयोग अर्जुन की कृपाण पर किया, तो अर्जुन फिर भी बिल्कुल भी नहीं हिला। अर्जुन का दाहिना पैर, जिसकी एड़ी हवा में लटकी हुई थी, पहाड़ की तरह स्थिर था। यह असंभव है। मजबूत आदमी की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। मुझे विश्वास नहीं होता, वह मोटा आदमी क्रोधित हो गया। वह दहाड़ने लगा और उसके पीछे की विशाल पूंछ गिरती रही। उसने उसे उठाया और गिर गया। विस्फोटक हमलों के एक के बाद एक धमाके ने उसके पीछे अखाड़े के फर्श पर कई बारीक दरारें खोल दी। अर्जुन पर लगातार भयानक टक्कर की लहरें पड़ रही थी। हालांकि भयंकर रूप से हिले हुए क्षेत्र में अर्जुन ने फिर भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा,
यदि यह आपकी ताकत की सीमा है तो मुझे लगता है कि आप हार मान सकते हैं। यह कहने के बाद अर्जुन ने अचानक अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे कर दिया। उसके पैर घोड़े की तरह मुद्रा में थे और उसके दाहिने हाथ में विशाल कृपाण अचानक आसमान में उछल गया। वह मोटा आदमी वास्तव में उड़ गया और उसका शरीर लगातार हवा में 10 से अधिक बार घूम गया। वाह! दर्शक एक साथ खड़े हो गए। शेन लिनहाई ने अविश्वास से यह दृश्य देखा। इस बच्चे की ताकत क्या है? दर्शकों को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की ताकत थी। अगर अर्जुन ने ताकतवर आदमी को दूर भगाने के लिए मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया होता तो दृश्य प्रभाव शायद उतना मजबूत नहीं होता। मुख्य बात यह थी कि अर्जुन और ताकतवर आदमी आमने सामने भिड़ गए थे। उसने ताकतवर आदमी को दूर भगाने के लिए शुद्धतम शक्ति का इस्तेमाल किया था। हालांकि ताकत ही उस शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा लाभ था। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई विशाल तलवार को आधा चक्कर घुमाया और उस मजबूत आदमी की ओर चला गया। बॉडी टेम्परिंग पिल का सेवन करने के बाद अर्जुन ने पूरे 1 महीने तक दर्द सहन किया था और इस समय इसके प्रभाव निस्संदेह सामने आए थे। अध्याय 270 शक्ति की सुंदरता। उस समय वांग शियाओयुन भी ओरिजिनल रिटर्न के 5वें स्तर पर था। अर्जुन कदम से कदम मिलाकर मजबूत आदमी की ओर चला, लेकिन यात्रा के बीच में उसने अपनी विशाल कृपाण को तिरछे तरीके से ले लिया। क्या वह कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करने की योजना बना रहा है? दर्शक आश्चर्य से चिल्लाए। लेकिन अब मैं वह नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। अर्जुन अखाड़े के केंद्र में चला गया और मजबूत आदमी को हाथ हिलाकर कहा, आओ, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो। वह मजबूत कद काठी का आदमी पहले तो हैरान और क्रोधित हुआ, फिर उसके चेहरे पर उत्तेजना छा गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसका पूरा शरीर युआन क्यूई से जमा हुए तराजू से ढका हुआ था और ये तराजू अभी तक केवल उसकी भुजाओं पर ही पाए गए थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक काली आंखों वाले राजा सांप की छाया उस तगड़े आदमी के बाहर खड़ी थी। चश्मे वाले राजा सांप का भूत 5 मीटर से ज्यादा लंबा था, जो उस तगड़े आदमी को घेरे हुए था। उस समय वांग शियाओयुन केवल काले वाइपर की छाया को संघनित करने में सक्षम था जब उसने पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार का उपयोग किया था, लेकिन यह छाया थी जो उसके पीछे दिखाई दी थी। उस बलवान आदमी की हालत हांग बिन के खूंखार युआन क्यूई बाघ से काफी मिलती जुलती थी। वे सभी भ्रामक छायाएं थीं जो उसके शरीर को घेरे हुए थीं। मुझे याद आ गया। वह मेंग हाओ है। दर्शक दीर्घा में से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह बुरा है। अर्जुन खतरे में है। जब मजबूत आदमी ने इस चाल का इस्तेमाल किया तो सभी को याद आया कि उन्मूलन मैचों के पिछले दौर में इस धधकते आग संप्रदाय के मेंग हाओ ने एक बार हांग बिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय मेंग हाओ ने एक अतुलनीय भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि वह अंत में हांग बिन से हार गया था, लेकिन वह इतनी बुरी तरह से हार गया था कि इसने सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह वही बदमाश है। दूर एरिना 8 के नीचे हांग बिन चू यांग की लड़ाई देख रहा था। जब उसने जयकारे सुने तो उसने पलटकर मेंग हाओ को देखा। अगर यह मेंग हाओ होता तो अर्जुन शायद हार जाता, है ना? अर्जुन, जल्दी से अपने हथियार का उपयोग करो, शेन लिनहाई ने भी चिल्लाया। यह मेंग हाओ बहुत शक्तिशाली है। इसने एक बार हांग बिन को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। अपनी सारी ताकत? अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अर्जुन, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अभी अपनी ताकत का केवल 4 भाग ही इस्तेमाल किया है। मेंग हाओ ने बड़े कदम उठाए और अर्जुन की ओर गड़गड़ाहट के साथ बढ़ा। राजा चश्मा सर्प की छवि ने उसे घेर लिया। सर्प का विशाल सिर ऊंचा और राजसी था। यह मुक्का मुझसे छीन लो। जब मेंग हाओ अर्जुन से केवल 10 मीटर दूर था तो वह जमीन से कूद गया।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी दोनों भुजाएं अर्जुन की ओर जोर से पटक दीं। हवा में मौजूद चश्माधारी राजा सर्प प्रेत ने अपना शरीर सीधा किया, फिर मेंघाओ के जोरदार मुक्के का अनुसरण किया और अर्जुन पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। अर्जुन ने शांति से अपना बायां हाथ उठाया। आह! वह वास्तव में मेंघाओ के भारी प्रहार को रोकने के लिए अपने पतले बाएं हाथ का उपयोग करना चाहता था। दर्शक लगातार चिल्लाते रहे। मेंघाओ की भुजाएं भयानक शक्ति के साथ टूट गईं, यहां तक कि उनमें भयंकर हवा भी चल रही थी। धमाका! मेंघाओ की मोटी और चौंकाने वाली भुजाएं अर्जुन की बाईं भुजा पर जोर से लगीं, जिससे धरती को हिला देने वाला कंपन गूंज उठा। हालांकि दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मेंघाओ का भयानक हमला वास्तव में अर्जुन को उड़ाने में विफल रहा। अर्जुन ने अपना बायां हाथ भी उठाया, उसका शरीर गतिहीन था। बस इतना था कि उसके पैरों के नीचे का मैदान, जिसमें अर्जुन केंद्र में था, में एक दरार की अंगूठी थी जिसका व्यास 3 मीटर था। काका, अर्जुन के पैरों के नीचे का क्षेत्र बारीक दरार वाली चट्टानों से भरा हुआ था जो हवा में उड़ रही थी। क्यों? मेंघाओ दंग रह गया। ईमानदारी से कहूं तो मैंने अभी अपनी ताकत का सिर्फ 3 हिस्सा ही इस्तेमाल किया है, अर्जुन ने बोलते हुए अपने दाहिने हाथ से मेंघाओ के बाएं हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही अर्जुन की कमर मुड़ी, उसने अपने शरीर की सारी ताकत अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर ली। वूश! सबकी निगाहों के सामने मेंघाओ को अर्जुन ने उड़ा दिया। बकवास! मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मेंघाओ जमीन पर गिर पड़ा और खुद को अर्जुन पर वापस फेंक दिया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, पृथ्वी राक्षस, पहाड़ चीरने वाला मूसल। उसके दाहिने हाथ पर भयंकर शल्क तीव्र प्रकाश से टिमटिमा उठे और उसका पूरा दाहिना हाथ अचानक लगभग 2 मीटर लंबा हो गया। यह हाथ और उसका शरीर पूरी तरह से अनुपातहीन हो गया था। जब उसका दाहिना हाथ अर्जुन की ओर नीचे उतरा, तो उसने जो दबाव डाला वह बेहद चौंकाने वाला था। उसके दाहिना हाथ के पूरी तरह नीचे उतरने से पहले ही मैदान में तेज हवा चल चुकी थी। आसमान से एक भयंकर तूफान आया जो अर्जुन के शरीर पर जोर से दबाव डाल रहा था। अर्जुन स्थिर रहा। उसके पैरों ने जमीन को मजबूती से पकड़ रखा था। युआन क्यूई का इस्तेमाल करके अखाड़े की ताकत को मजबूत किया और उसने उसी समय अपने हाथ ऊपर उठा दिए। मेंघाओ का भयानक भारी हाथ अर्जुन की भुजाओं से टकराया। धमाका! ऊर्जा का एक ऐसा उछाल आया कि सभी दिशाओं में हिंसक रूप से फैल गया। इस टक्कर से उत्पन्न जबरदस्त प्रतिक्षेप ने वास्तव में 200 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को इस हद तक हिला दिया कि वह जमीन से 1 इंच ऊपर उछल गया। हालांकि सभी को पता चला कि क्यूई की लहर के खत्म होने के बाद भी अर्जुन अभी भी जमीन पर मजबूती से खड़ा था। उसने विरोध किया। उसने मेंघाओ के पर्वत विभाजक मूसल का विरोध किया। जैसे ही मेंघाओ का चेहरा सदमे से भर गया, उसके पैर जमीन पर आ गए। अर्जुन ने धीरे से छलांग लगाई। उसके दाहिने हाथ ने एक चाकू बनाया और एक कर्कश ध्वनि के साथ उसने मेंघाओ के बाएं कंधे पर वार किया। इस कृपाण ने वास्तव में मेंघाओ को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह एक पैर पर घुटने टेकने लगा। उसके घुटने अखाड़े से टकराए, जिससे एक दबी हुई आवाज पैदा हुई। अर्जुन लुढ़क कर मेंघाओ के पीछे आ गिरा। उसके दाहिने पैर ने युआन क्यू को दबा दिया और उसने मेंघाओ की पीठ पर लात मारी। जैसे ही मेंघाओ को आगे की ओर लात मारी गई, अर्जुन फिर से हवा में उछला और मेंघाओ के शरीर को पार करते हुए उसके ठीक सामने आ गिरा। मेंघाओ ने उसकी छलांग की ताकत उधार ली और उसकी मुट्ठी, एक पुलाव के आकार की, अर्जुन के दिल की ओर बढ़ी। अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और अपनी दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करके मेंघाओ की बड़ी, असंतुलित भुजा को जकड़ लिया। फिर उसने झुककर मेंघाओ की दाहिनी भुजा को नीचे धकेल दिया। मेंघाओ के विशाल दाहिने हाथ और कोहनी को अर्जुन ने जमीन पर दबा दिया। मेंघाओ दर्द से कराह उठा।
उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। उसका बड़ा हाथ अर्जुन के चेहरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और मेंग हाओ की कलाई पकड़ ली, जिससे वह हिल नहीं सका। यह दृश्य बहुत अजीब था। उनकी भुजाओं की तुलना में मेंग हाओ की भुजा एक पेड़ की तरह थी, जबकि अर्जुन की भुजा एक पतली शाखा की तरह थी। इस पूरी तरह से असंगत टकराव ने एक आश्चर्यजनक दृश्य विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। इस बार मैंने अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल किया। तुम्हारा क्या हाल है? अर्जुन ने मेंग हाओ से पूछा। उसने अपने हाथ ढीले किए और कहा, मैं हर मार्शल आर्टिस्ट का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपना पूरा पावर अटैक देखने का मौका दूंगा। मेंग हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह उत्साह से दहाड़ उठा, अच्छा, बहुत खुश हूं। मुझे तुम्हारे जैसे पुरुषों के साथ सीधे सीधे घूमना पसंद है। ताकतवर प्रकार के मार्शल कलाकार, तेज गति वाले मार्शल कलाकारों या उन मार्शल कलाकारों के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाले थे जो सीधे उनसे नहीं टकराते थे और बेतरतीब ढंग से इधर-उधर कूदते रहते थे। जाहिर है, वे एक दूसरे का सामना करना पसंद करते थे। उनका मानना था कि केवल ताकत का संघर्ष ही वह काम है जो एक आदमी को करना चाहिए। मेंग हाओ 20 मीटर पीछे की ओर कूदा। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और राजा चश्मा साहब का बड़ा सा भूत तुरंत उसके शरीर में समा गया। उस समय मेंग हाओ के पूरे शरीर से एक अजीब सी आभा निकल रही थी और उसके चारों ओर की हवा जहरीले सांपों के संदेश उगलने की कर्कश आवाज से भर गई थी। चलो, मेंग हाओ ने अर्जुन पर हमला करते हुए दहाड़ लगाई। हर बार जब उसका बड़ा पैर जमीन पर पड़ता, तो अखाड़ा फिर से गूंज उठता।